Guys, welcome to another episode of PGX. If you haven't subscribed, 65% of you haven't subscribed, please press the subscribe button. Make us feel like we're doing something nice. If you are fond of these deep, meaningful, meandering conversation, we've got perfect guest for you today. Piyush Mishra ji आए हैं, actor साहब, artist साहब, हम उनके साथ बैठे हैं. And honestly, man, what a mind-boggling conversation. The magic that is emerging from me not taking questions to people and just letting them express themselves. Boss, you've got to watch the conversation till the end. मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ watch it till the end. Realize how life occurs for somebody who's as reflective, as thoughtful as he is. This is the Prakhar Gupta experience. You are watching Piyush Mishra. Fantastic conversation. I'll see you on the other side. बहुत बढ़िया. अच्छा है सर. अरे बहुत बढ़िया है यार, बड़ा कोजी सा. और बस ये है कि थोड़ा पास कर लो यार इसको, बहुत डिस्टेंस है. किसको? दिल्ली. अच्छा दिल्ली यार, दिल्ली सारे गेस्ट आगे. मंडी हाउस से आना जो है, हाँ, इतना दूर नहीं पड़ा. सड़क खाली थी जी, लेकिन फिर भी दूर पड़ा. हाँ जी, थोड़ा सा आगे. चलो जी. आप सर गाड़ी में चलते हो तो आप क्या म्यूजिक सुनते हुए चलते हो या अपने ख्यालों में चलते हो या क्या? ख्यालों में चलते हैं यार. दिल्ली मेरी पुरानी माशूक है. तो यहाँ जब भी आता हूँ तो यहाँ आते हुए भोगल पड़ा, भोगल निजामुद्दीन, वहाँ मैं रहा हूँ. वहीं मेरी शादी हुई है. अच्छा. हाँ, तो वहाँ मैं 88 से लेकर जो है 96 2000 तक रहा हूँ वहाँ पर. अच्छा. तो जो है 12 साल रहा हूँ वहाँ. पहले भोगल में रहा, उसके बाद फिर जंगपुरा चला गया, उसके बाद आई बॉट माई प्लेस इन लाजपत नगर पार्ट 1. तो ऐसे जो है मतलब बड़ा जाना पहचाना एरिया. तो एक टाइम में तो मैं जो है मंडी हाउस से जंगपुरा वॉक करते हुए जाया करता. 30-40 मिनट की वॉक होगी मिनिमम. ज़्यादा की थी यार, ज़्यादा की थी. तो वो जो है मेरी वॉक थी. सुबह से लेकर शाम तक थिएटर करके या आया करता था या जाया करता. अच्छा. तो जो है बड़ा तगड़ा समय, वो थिएटर का समय था. हाँ. 24 घंटे थिएटर करना मतलब क्या था, मतलब उस वक्त सिर्फ थिएटर था, सिर्फ थिएटर था. दिमाग में जुनून था, खूब सारा उन्माद था, करेंगे. उस चक्कर में जो है करीब 20 साल यहाँ पर बीत गए शहर में. तो बड़ा मोह हो गया शहर से, और पर्टिकुलरली मंडी हाउस. NSD जो है मेरा इंस्टीट्यूट वहाँ पर है, और मंडी हाउस है ही है पूरा का पूरा. तो मंडी हाउस में खूब जम के काम किया. तो वहाँ के जो दरो दीवार से खूब परिचय है. ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर मैंने रिहर्सल नहीं की हो. ऐसी कोई चाय की टपरी नहीं है जहाँ पर चाय नहीं पी हो, कॉफ़ी नहीं पी हो, सिगरेट नहीं पी हो. और बाकी NSD तो है ही, जूनियर्स आते रहते हैं जाते रहते हैं वहाँ पर. तो उनसे जो है हुआ वहाँ पर. तो ये पूरा वो इलाका जो है प्रगति मैदान, इंडिया गेट, कनॉट प्लेस एंड इस तरफ जो है करजन रोड, हाँ, चारों तरफ से घिरा हुआ है मंडी हाउस. तो वो जो है बड़ा जोरदार, बड़ा ज़बरदस्त टाइम रहा. मतलब 83 से लेकर 2003 तक का मैं वहाँ पर था. जवानी जो है मेरी वहीं बीती पूरी की पूरी. 83 में आप कितने साल के थे सर? 83 से 20 साल का था. 20 साल के थे. अच्छा, मतलब बिल्कुल ही अभी. मैं NSD आया था 83 में, जवान था बिल्कुल. फर्स्ट ईयर करके आया था मैं. फर्स्ट ईयर में उस वक्त NSD की रिक्वायरमेंट जो है 12th स्टैंडर्ड थी. तो जो है वहाँ से सीधे वहाँ पर आए थे. फिर वहाँ थिएटर करने लग गया. देखने में बड़े हसीन था मैं. बड़ा ज़्यादा बोल रहा हूँ, ठीक ठाक था. अपनी तारीफ नहीं करूँगा. अपनी तारीफ नहीं करूँगा. तो वहाँ रहे तो बड़ी जवानी पूरी वहाँ बीत गई यार. बहुत खूबसूरत जवानी बीती. बड़ा खूबसूरत काम किया, तगड़ा काम किया. उसके बाद बॉम्बे चले गए पैसे कमाने के लिए. पैसे लेट कमाए. 40 साल की उम्र गया था मैं. बीवी बच्चा और माँ के साथ में बॉम्बे जाना बिना किसी काम के, ये बड़ा शौर्य का काम होता है, बड़ा दिक्कत वाला काम होता है. आई एग्री. वहाँ गए तो वहाँ जाके जो है जो कुछ हुआ, आज आपके सामने बैठे हैं. प्रखर ने बुलाया है, हम आ गए बात करने के लिए. बात करो. इनकलाब जिंदाबाद. क्या मैं पता नहीं क्या आपसे, मैं आपको कैसे बताऊं. आपको, मेरे को पता है ये बात पसंद नहीं है क्योंकि मैं आपका ना सौरभ द्विवेदी वाला इंटरव्यू देख रहा था. पर मेरे को याद है मेरी सिनेमा अवेकनिंग इंडिया में होती है गैंग्स ऑफ वासेपुर के साथ, क्योंकि गैंग्स ऑफ वासेपुर जब आई तब मैं 18-17 साल का था. और गैंग्स ऑफ वासेपुर की जो एक ऐसा डायलॉग का जो तरीका था, उसने ना, डायलॉग का भी नहीं सर, स्क्रीन प्ले का भी नहीं, म्यूजिक का भी नहीं, कैरेक्टर्स जो स्क्रीन पे हैं वो लार्जर देन लाइफ नहीं है सडनली. वो बड़े रियलिस्टिक कैरेक्टर्स हैं. और अभी तक हम बड़े हुए हैं उसी रोमांटिक जॉनरा पे. और उसने एक बड़ा स्टार्क ब्रेक दिया, बड़ा जबरदस्त. और मेरे लिए वो ना एक ऐसा मूवी बन गई कि उसके अगले 10 साल तक मैं जिससे मिला, इंडियन नॉन इंडियन सबको, मैं पहले आप गैंग्स देखोगे मेरे साथ, तब हम बात करेंगे कि हम दोस्त बने कि नहीं. तो मेरा आपसे परिचय वहाँ हुआ.
और आई मीन उसके बाद एज एन एक्टर तो एज एन एक्टर, बट एज अ पोएट ऑल्सो मेरे को आपको एक्सप्लोर करने को मिला, एज अ लिरिसिस्ट ऑल्सो. ये बात तो सही है सर, आप लिखते तो हसीन हो, ये बात तो सच है ही. ठीक है यार, मान लिया, मैंने भी मान लिया, तुमने कहा मैंने मान लिया, कोई टेंशन नहीं. हाँ ठीक है. गैंग्स ने बड़े बड़े सारे दीवारें तोड़ी, गैंग्स ऑफ वासेपुर. अनुराग कश्यप जो है मतलब उसमें अपना पूरे जीनियस के साथ में सामने आया. वो सही बात है कि आपके जो कैरेक्टर्स जो हैं बिल्कुल बहुत ही ऑर्डिनरी लगते हैं. मनोज जिस तरीके छुरा मारता है ऐसा लगता है कि जैसे वो गुदगुदी कर रहा हो. तो ऐसा नहीं कि मैं मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा. एक्शन सीन नहीं है वो, एक्शन सीन नहीं है, फिर भी एक्शन सीन है इतना ज़बरदस्त. तो गैंग्स ने जो मतलब ओरिजिनल लोकेशंस पर अनुराग ने वहाँ पर जहाँ पर कोल माइनिंग होती है झारखंड में. अरे वहाँ वासेपुर में. हाँ वासेपुर में. अच्छा ठीक. हाँ जो है बनारस के पास में पूरे धनबाद में, वहाँ उसने ये फिल्म शूट की थी. और सब उसमें जिद करी थी कि कोई भी स्टार नहीं होगा. मनोज उस वक्त स्टार कह सकते हैं, उस वक्त इकलौता स्टार था उसमें वाजपेयी. अदरवाइज मैं भी जो है मैंने गुलाल कर रखी थी, गुलाल कुडंट मेक मी स्टार, तो वो किया. और बाकी उसने अपना सॉन्ग्स ज़रूर जो उसने 4 सॉन्ग्स मेरे से करवाया, फिर बाकी स्नेहा से करवाए, बाकी 4 मेरे से करवाए. ऐसा बोलना उचित होगा क्योंकि स्नेहा इज़ अ म्यूजिक डायरेक्टर. तो वो किया उसने. वो बन जाती हैं क्लासिक्स. एक्चुअली क्लासिक्स बनाई नहीं जाती, क्लासिक्स बन जाती हैं. अब सत्या बन गई, गैंग्स ऑफ वासेपुर बन गई, ऐसे जो है बन जाती हैं. वो कहकर नहीं बनाई जाती. कुछ तो अलग होता होगा बनाने के प्रोसेस में ऐसी चीज़ें. यार ये इसका दिमाग ही था. मतलब अनुराग कश्यप पर पूरा बिलीव था सब लोगों का कि हमें क्या स्क्रिप्ट वगैरह कहाँ मिली थी. हमें एक पन्ना मिला था स्क्रिप्ट के नाम पर. क्या लिखा था उस पर? TLDR का ये है नहीं, कुछ भी नहीं लिखा था. अच्छा. हाँ कुछ भी नहीं लिखा था. ये पिक्चर है वहाँ पर जो है जो माइनिंग होती है उस पर जो है पिक्चर है, और ओरिजिनल वहाँ पर जाकर शूट करेंगे. और आप क्या, मैंने कहा मैं क्या कर रहा हूँ. उन्होंने कहा आप वो मालूम पड़ जाएगा धीमे धीमे करके. अरे मैंने कहा स्क्रिप्ट तो दो यार. नहीं स्क्रिप्ट तो वो वहीं लिखता था स्क्रिप्ट सीन्स के पहले. अच्छा. शूट के पहले जो है वो जो है शूट के पहले, हर शूट के एक दिन पहले जो है, या उस दिन जिस दिन शूट होना होता था उस दिन वो लिखता था स्क्रिप्ट. तो ऐसे करके बनी है पिक्चर. उसकी बहुत लंबी पिक्चर बन गई यार, बहुत लंबी पिक्चर बन गई. कितना काटा उसको, काटने के बावजूद भी बहुत लंबी हो गई. तो वो है, उस तरीका है. हर बंदे का अपना तरीका. इम्तियाज़ का अलग अलग तरीका है, इसका अलग तरीका है, विशाल का अलग तरीका है. तो ये अपनी स्क्रिप्ट जो है इसको ऐसे ही लिखने में मज़ा आता है. हमने कहा चलो भाई, इस पर पूरा भरोसा था. मनोज इसका एक्टर था क्योंकि मनोज के साथ सत्या वगैरह में काम, सत्या शूल वगैरह में काम किया था इसने. मैं जो है मुझ पर ही काफ़ी भरोसा था, सभी एक्टर्स का भरोसा था. तो वहीं पकड़ा देते थे पन्ने, वहीं हम जो है मतलब आराम से पिकनिक बनी. बड़ी क्रिएटिव पिकनिक कर सकते हैं इसको. अगर ऐसे सर डायलॉग थोड़ी देर पहले लिखे जाते तो वो स्टोरी टाइम कैसे होती है एंड तक? मतलब थोड़ा ऐसा डिफिकल्ट नहीं होता कि अब यहाँ कहीं निकल दिमाग में था ये, मतलब ये तो डायरेक्टर के दिमाग में होता है. पूरा स्क्रीन पे उसके दिमाग में था कि मैं ऐसे करूँगा, ऐसे करूँगा, ऐसे करूँगा. इसलिए उसकी फिल्में जो है मतलब अगर बढ़िया होती हैं तो बहुत बढ़िया होती हैं, और अगर लड़कती हैं तो फिर बहुत बुरी तरह लड़कती हैं. उसकी देखो ना आपकी ये जो दूसरी फिल्म बनाई जो उसने बॉम्बे वेलवेट, उसमें जो है वो टेक्निक कारगर साबित नहीं हो पाई कि वो पूरा स्क्रीन प्ले इम्तियाज़ विशाल भारद्वाज है, ये पूरा स्क्रीन पे लिख लेते हैं पहले, और उसमें जो है एक शब्द की भी जो है मतलब गुंजाइश नहीं होती यहाँ से वहाँ करने की, जब तक बहुत ही ज़रूरत नहीं पड़ जाए तब तक. अच्छा, पहले पेपर पे उतार लेते हैं पूरी. इसका जो है ये बोलता है अनुराग की दिस सीन इज़ टू बी इम्प्रोवाइज्ड बाय पीयूष भाई, दिस सीन इज़ टू बी इम्प्रोवाइज्ड बाय मनोज वाजपेयी. लिख देता है मतलब इसमें ये चाहिए, ये चीज़ चाहिए पीयूष भाई, और आप इम्प्रोवाइज कर दो. तो ऐसे हम करते थे. कुछ सीन्स वेर इम्प्रोवाइज्ड बाय मी एंड मनोज वाजपेयी, और कुछ सीन्स वेर रिटन. ये तो बिल्कुल थिएटर वाला इम्प्रोव वाली बात हो जाती होगी फिर सर, एकदम कैमरे के सामने. हाँ वही होता है इसकी फिल्म. हाँ वही होता है इसकी फिल्म. तो वही है, यही है. इसकी फिल्म करने के बाद में या तिग्मांशु धूलिया एक और बंदा है, बड़ा ज़बरदस्त बंदा है. उसकी फिल्म करने के बाद में एक्टर्स को जो गलतफहमी हो जाती है कि मैं एक्टर हो गया. अच्छा. हाँ. इसका क्या अर्थ है? अरे अर्थ है कि मतलब वो कुछ करते हैं ये लोग, ये मतलब बतलाते नहीं है कि क्या करना है, ये बतलाते हैं कि क्या नहीं करना. ये मत करो यार, ये मत करो यार, ये मत करो यार. करते करते छटते वो परफॉर्मेंस इतना इमेक्युलेट हो जाता है, परफेक्ट हो जाता है कि एक्टर को गलतफहमी हो जाती है कि हमें एक्टर बन गया. फिर वो किसी और के साथ काम करते हैं तो पकड़े जाते हैं. तो ये है इसका सीन है. अलग अलग बंदों के साथ काम करने का अलग अलग मज़ा है. वही है, ये था.
अभी तो मज़ा आ रहा, अभी तो जो है मंडी हाउस जाऊँगा वापस, वहाँ पर भारंगम हो रहा होगा, नेशनल फेस्टिवल ऑफ थिएटर आज से चल रहा है, करीब 1 महीने का होता है, खूब मेला लगा होता है वहाँ पर, फूड स्टॉल्स होते हैं और पुराने सारे संगी जूनियर्स सीनियर्स आए होते हैं, साथ बैठते हैं आराम से, खूब सारी बातें करते हैं, खूब सारी भीड़ होती है। तो एनएसडी में जो है मेरे प्राण बसते हैं, बड़ा मंडी हाउस में पर्टिकुलरली जाएंगे, अभी वहाँ जाएंगे, बातें करेंगे। आपको थिएटर सर्किट में, मंडी हाउस में तो ऐसा बहुत ही मान सम्मान देते होंगे और आपको पसंद नहीं आता होगा एक बार तो? नहीं, मान सम्मान देते हैं, मान सम्मान, मैं बहुत सीनियर हूँ यार इन लोगों से। हाँ, वो तो है ही, तो मतलब आपको तो ऐसा सुपर सीनियर्स देखते हो? मतलब वो मान सम्मान के बजाय मैं कहूँगा प्यार देते हो। मैंने रोमांटिक लाइफ भी गुजारी है वहाँ पर अपनी, तो वो भी है। तो मतलब वो समदर्शी पीयूष भाई करके बात करते हैं, पीयूष जा करके बात करते हैं, लेकिन जो है बेसिकली वो वात्सल्य है, अफेक्शन है, सम्मान से अधिक जो है प्यार है। और मैं भी बदले में यार अपने जूनियर्स को बहुत प्यार करता हूँ। मैं आज 35 साल हो गए, मतलब हर फर्स्ट ईयर जब भी आता है तो मैं बॉम्बे से यहाँ पर आकर एक ड्रिंक पार्टी देता हूँ। अच्छा, वो दस्तूर चला रहा है। अच्छा, तो पिछले 30-35 साल में जो ऐसा कोई बैच नहीं है जिसने मेरी शराब नहीं पी। अच्छा, तो हर बंदा जो है शराब वो रनी है उस तरीके से। एक बार का तो उसको हो गया, लग गया उस तरह। तो एक बार तो, और ये फर्स्ट ईयर देता हूँ तो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर खामा पी जाते हैं, वो भी होते हैं वहाँ पर। तो पूरी एनर्जी की पार्टी हो जाती है। तो ये है, ये लगातार है। अब वही है। थिएटर और सिनेमा में बहुत फर्क मालूम पड़ा होगा सर? हाँ यार, पहले तो पैसे का ही फर्क है यार, पैसे। हाँ, पैसे का ही मेजर फर्क है पहले तो। बहुत पैसे मिलते हैं वहाँ पर, तो मैं इमेजिन नहीं कर सकता है कि ज़रा सा काम कर देता हूँ उतने पैसे मिल जाते हैं, कुछ कहने के नहीं आजकल तो। पहले जो वही पैसे, और पूरा 20 साल मैंने 20 साल काम किया यहाँ पर, 20 साल के बाद में मेरा बैंक बैलेंस 1 लाख नहीं हो पाया। 2003 में जाके, 2002 में कहीं जाके मैंने एक फिल्म की, उससे मेरा बैंक बैलेंस जो है मतलब वो 1 लाख हुआ और मैं टिक गया। मैंने कहा बॉस ये जो है 5,000 कम पड़ रहे हैं, ये कर दो तो मैं तुम्हारी फिल्म कर दूंगा, मेरा बैंक बैलेंस जो है मैं लखपति हो जाऊँ किस तरीके से। अच्छा, हाँ, ओह वाह, ओके, क्रेजी। अभी जो है कर देता हूँ मैं, ज़रा सा काम कर देता हूँ तो मुझे खासे पैसे मिल जाते हैं, तो मैं खुश हो जाता हूँ। तो पत्नी खुश है, बच्चे खुश हैं, माँ जब थी तब वो खुश थी, खुश होकर मरी। तो कुल मिलाकर ये है कि वो पैसे की भी ज़रूरत होती है यार, पैसे की बहुत ज़रूरत होती है सोसाइटी में। जो है आप हमेशा लेफ्टिस्ट होकर नहीं जी सकते, आपको पैसे की ज़रूरत होती है, लेफ्टिस्टों को पैसे की ज़रूरत होती है। तो समझ गया, अच्छी ज़िंदगी बीती यार प्रखर, नो कंप्लेंट्स। एक्सेलरेशन जहाँ से शुरू हुआ था वहाँ से लेकर अब तक जो है काम भरी ज़िंदगी बीती, कर्म भरी ज़िंदगी बीती, खूब काम किया। अच्छा, शनाब काम किया, इतना कि अब थक गए। आज मैं 63 का हो गया, अब थक गया। अब मतलब काम करने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन काम करना पड़ता है, क्योंकि बिना काम के आप क्या करेंगे। हाँ, और थक के भी क्या करोगे सर? मतलब बैठोगे थोड़ी? नहीं यार, लिखोगे आप तो? नहीं यार, लेटने की इच्छा होती है यार, कमर में दर्द होता है, वो सब होता है। लेकिन बैंड भी है, बैंड तो बहुत मेजर टैक्सिक काम है साला, तो वो भी होता है। घूम रहा हूँ उसको लेकर, देखो कब तक चलता है ये। अब मैं छोड़ दिया, मैंने ज़्यादा प्लानिंग नहीं करता मैं। अब प्लानिंग करके क्या करोगे आप, प्लानिंग नहीं करता। ये सर एज के साथ भी चेंज होता है क्या, कि मतलब आप 20 के थे तो थोड़ा और प्लानिंग करते रहते होगे? हाँ, थोड़ा और उस टाइम सर किस चीज़ का जुनून था? मैं एक्टिंग का समझता हूँ, बट क्या वो जुनून उस टाइम पे ऐसा था कि बहुत बड़ा एक्टर बनना है, या बहुत बड़ा कलाकार बनना है? मतलब उसमें थोड़ा फर्क रहता है ना। एक्टर था, एक्टिंग बहुत बड़ा एक्टर बनना ही था। रॉबर्ट डी नीरो हमारा आइडल था, मतलब पास में प्रगति मैदान था। प्रगति मैदान में जो है बड़े बड़े रेट्रोज लगा करते थे, रॉबर्ट डी नीरो का, मैकबेथ का, ऐसे जो है बड़े बड़े रेट्रोज। मैकबेथ पर जितनी फिल्में बनी हैं हर लैंग्वेज में वहाँ दिखाई जाती थी। रॉबर्ट डी नीरो की परफॉर्मेंस, मार्लन ब्रांडो की परफॉर्मेंस, और बहुत बेस्ट ऑफ द सिनेमा आया करता है। रे बाबू का, ऋतिक घटक का, खूब हम जाया करते थे, खूब डिस्कस किया करते थे। और उस समय तो था यार कि बहुत बड़ा एक्टर बनना है, बिल्कुल अति पर पहुँच जाना है। और दूसरी बात, काम करने की जुनून था, लगा था वो स्क्रिप्ट भी करनी है, लिरिक्स भी करने हैं, और म्यूज़िक भी करना है, और कोई और ना कर ले मेरे बदले में, ये भी था। अच्छा, ये भी था। उसके बाद में फिर था कि जो है फिर ग्रुप थिएटर छोड़ दिया मैंने। 90 से मैंने ग्रुप थिएटर किया, एक्ट 1 था, एक्ट 1 थिएटर ग्रुप, एक्ट 1 आर्ट ग्रुप। 95 में मेरी शादी हुई, 95 मैंने किन्हीं कारणों से छोड़ना पड़ा ग्रुप। तो फिर लगा कि अब क्या करेंगे, नाटक तो करना है।
तो फिर लगा कि यार सोलो परफॉर्मेंस करते हैं, इसमें ग्रुप की ज़रूरत नहीं। सोलो परफॉर्मेंस एक हुआ 1 घंटे का, दूसरा हुआ वो भी 1 घंटे का, तीसरा हुआ वो भी 1 घंटे का। फिर मालूम पड़ा कि यार ये 3 घंटे जो हैं इसमें से 2 घंटे एक साथ करते हैं, 2 घंटे के सोलो परफॉर्मेंस दोनों मिला के जो है। फिर मालूम पड़ा कि यार नहीं यार ये 3 घंटे के एक साथ करते हैं। 3 घंटे का एन इवनिंग में पीयूष मिश्रा करके परफॉर्मेंस हुआ करता था, तो तीनों घंटों का जो है 1-1 घंटे के बाद में 5 मिनट का जो इंटरवल हुआ करता था, और जो है वो 3 घंटे के सोलो परफॉर्मेंस हम करते थे। वो बहुत थक्के टूट जाया करता था मैं, लेकिन वो परफॉर्मेंस हुआ करते थे उसकी की अलग थी, मतलब हाई अलग था उसका। अच्छा, अरे हाई अलग था उसका, तो मतलब करने के बाद में ऐसा लगता था कि वाह क्या हो गया, मतलब नशा हो जाता होगा बिल्कुल। हाँ, स्टेज का सर नशा रहता है। लाइक एक बार आप परफॉर्म कर लो और वो ऑडियंस आपके साथ उस सपने में बह जाए तो उसका एक नशा है, उसका नशा है बिल्कुल। वो सिनेमा वो सुख नहीं है। लाइव ऑडियंस का जो सुख जो है वो अब तब के बाद में अब मुझे बैंड में मिला। अच्छा, बैंड में जो है वही नशा मिलता है कि जो आप बहुत जिस दिन परफॉर्म करते हो, बढ़िया गाते हो उस दिन, और बढ़िया बोलते हो। उसमें बोलना काफ़ी है, बैंड में इंट्रैक्शन होता है ना, इंट्रैक्शन। तो उसमें जो बड़ा ये होता है, तो वो बोल रहा था मैं कि हाँ, वो आप पूछ रहे थे कि क्या हम बड़ा एक्टर बनना चाहता था, बड़ा आर्टिस्ट बनना चाहता था, और पैसा कमाने की नौबत बहुत बाद में आई, करीब 2003 में आई। कि इसके बाद अब सिनेमा ज्वाइन करने के पीछे मकसद ये था कि पैसा कमाना। पैसा कभी कमाया नहीं था, थिएटर में है ही नहीं, मैंने सुना है। हाँ, तो कहा कि वहाँ पैसा कमाते हैं। पैसा कमा लिया, अब पैसा भी कमा लिया, नाम भी हो गया, सम्मान भी हो गया, एक्टिंग भी कर ली, सब कुछ कर लिया। अभी क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। बैंड भी कर लिया, 10 साल से बैंड बज रहा है। ट्रैवलिंग भी कर ली, खूब सारा घूम लिए। अब समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, तो अभी जो है छोड़ दिया है कि नो प्लानिंग, अब जब होगा तो हो जाएगा जैसा। और हो रहा है, खूब सारा काम हो रहा है, बड़े काम हो रहे हैं। बड़े मैं कर नहीं रहा, बड़े काम हो रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए काम हो रहे हैं, कुछ कहने के नहीं। अच्छा, तो वो भी चल रहा है। तो सर मतलब पहले प्लानिंग करके बेटर थे या अब भगवान पे छोड़ के बेटर हो? यार अच्छा सवाल है। प्लानिंग करके बेटर थे, प्लानिंग करके मतलब करने का मंसूबा होता था कि हाँ ये करना आज ये काम करना, टारगेट रहता था। अभी जो है बिल्कुल टारगेट नहीं है, अभी चमत्कारिक रूप में हो रहा है, पता नहीं कैसे हो जाता है काम, और आराम करने का मौका भी मिल जाता है, ऐसी बात नहीं है। वाइफ से बात करता हूँ, बैठ के बात करता हूँ। मेरा खास शौक मेरा जो है वो ये कि पत्नी से बात करना। अच्छा, हाँ, तमाम जो है मतलब इसकी बहू उसके साथ भाग गई और ये हुआ वो सारा गॉसिप लाओ, बिचिंग जो है, गॉसिप जो है। तो बैठते हैं, बात करते हैं, और मेरे को अपने घर में पार्टीज देने में बड़ा मज़ा आता है। अच्छा, मेरा घर जो है मशहूर है आजकल। जो पहले था गोरेगांव ईस्ट में 3 बेडरूम का फ्लैट था, अभी जो है लिया है हमने वर्सोवा में। अच्छा, तो ये बड़ा घर है, तो इसमें जो है मतलब वो बार रहता है मेरा, और अलग अलग सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोग आते हैं और ड्रिंक करते हैं और बात करते हैं और खाना खाते हैं और सो जाते हैं। हाँ, तो इसमें जो है इस वाले घर में ये शर्त के कंडीशन है कि जो है मतलब, क्योंकि दिल्ली से बॉम्बे बहुत लोग जाते हैं शुरू में स्ट्रगल करने के लिए जी, तो शुरू में 6 महीने 8 महीने जो है उनको होम सिकनेस बहुत होती है। कहाँ आ गए, तो बॉम्बे जैसी महानगरी फंस गए आप उसमें इतने लंबे चौड़े चहल पहल में। राइट। तो उनके लिए ये है कि जो जब भी चाय की, कॉफ़ी की, ड्रिंक की, खाने की इच्छा हो तो आ सकते हो मेरे घर में। आज है इस काबिल है कि अपन सब साथ मिल के खा पी सकें, बैठ सकें, बात कर सकें। तो उसके लिए जो है घर खुला हुआ है, जिसको भी ज़रूरत है वो फ़ोन करे और आ जाए। मैं नहीं हूँ तो मेरी बीवी और मेरे से तगड़ी खातिरदारी करती है वो। अच्छा, तो वो बहुत बढ़िया होस्ट है। हाँ, तो हैं दोनों बच्चे, बड़ा वाला स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज़ में है, अच्छा, 28 साल का है, तो उसमें काम करता है स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज में। छोटा वाला भी पढ़ रहा है, इंजीनियरिंग 3rd ईयर में है, दिल्ली में ही है। तो उससे भी जो है वो भी जिम्मेदारी ख़त्म सी एक तरह से। अभी अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, ख़राब नहीं चल रहा। तो वही है। आजकल तो बैंड ही है, आजकल तो सबसे सुप्रीम जो है बैंड है। अच्छा,
क्या होता है सर वैसे लोगों को नहीं पता आप एक्चुअली क्या करते हो परफॉर्मेंस में, बताओ ना। परफॉर्मेंस गाना गाता हूँ, अब मेरे लिखे हुए गाने जो हैं ठीक है। वो गाता हूँ आजकल। अभी ये मेरा जो टूर चल रहा है अभी ऑल इंडिया टूर है, टाइम्स ऑफ इंडिया प्रेजेंट कर रही है इसको, इसका अभी जयपुर में है अभी, हाँ और मतलब जयपुर में है, फिर दिल्ली, बॉम्बे, अहमदाबाद और कलकत्ता, 5 शोज बच्चे हैं हमारे इस टूर के। तो ये हैं, ये लगातार ये 2 घंटे बहुत हो जाते हैं यार, 2 घंटे खड़े होकर गाना। अच्छा, फुल एनर्जी। अरे बैठ सकता नहीं यार मैं, बैठ के गाने मज़ा नहीं आता, ऑडियंस को मज़ा नहीं आता। हाँ, ये नहीं है, ये तो यही है। नहीं, इसमें डेट्स अलग है ना सर शायद। ये पुराना वाला है। हाँ नहीं, पुणे हो चुका है। अच्छा, अभी बेंगलोर हो चुका है, जयपुर होना बाकी है, बाकी जगह होना अच्छा सही। फरवरी 21 जयपुर, 28 कलकत्ता, 7 मार्च दिल्ली, 14 मार्च थाने और 21 मार्च अहमदाबाद। जयपुर में थोड़ा सा मेरे ख्याल से डिले हो गया है, बाकी और जगह बिल्कुल वैसे के वैसा है। तो आप और आपका बैंड? मैं और मेरा बैंड 14 लोगों का बैंड है ये, 14 लोग मतलब सब मिला के, मैनेजर और साउंड और लाइट्स और सब मिला के ये जो है 8 या 9 लोग जो है ऑन स्टेज पर है। तो गाते हैं, खूब गाते हैं, बड़े मस्ती में गाते हैं। और क्या जॉनर ऑफ म्यूजिक है सर ये? यार ये जो है बताना बड़ा मुश्किल है, ये फिल्म नहीं है। फिल्म म्यूजिक नहीं है। हाँ, फिल्म म्यूजिक तो नहीं है। हाँ। गुलाल आप मान के चलो कि जो आरंभ प्रचंड गुलाल का था, तो गुलाल का मैं फिल्म नहीं मानता, गुलाल तो थिएटर का पीस था। अच्छा, एक तरह से थिएटर का पीस था वो। हाँ। तो ये अदरवाइज फिल्म का कुछ, फिल्म हैज़ टू बी चटपटा, बहुत मसालेदार, बहुत ही ज़्यादा हमेबल होना चाहिए। हाँ। सॉन्ग जो है बहुत हम्बल, एंड उसमें मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन उसमें पीयूषिज्म होना चाहिए। पीयूषिज्म जो है होना चाहिए, पीयूष का तड़का। अच्छा, जो मान लोग बाग कैसे, मतलब एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां, या आरंभ है प्रचंड, या घर, या हुस्ना, इसमें कुछ चीज़ है एक्स्ट्रा जो कि आप बोल सकते हो कि हाँ ये आपकी तरफ से आई, मेरी तरफ से आई है। तो वो मेरी तरफ से आई है ना, वो चीज़ जो है हर गाने में है, एक्स्ट्रा चीज़ जो है जो मैंने लगाई है अपनी तरफ से, वो अच्छी हो बुरी हो पसंद आती है लोगों को। लिरिक्स और प्राइम इम्पोर्टेंस जो है, ये बेसिकली लिरिक्स ओरिएंटेड बैंड है। इसमें लिरिक्स इंपॉर्टेंट है, म्यूजिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। म्यूजिक भी जो है बहुत बढ़िया है, लेकिन लिरिक्स इंपॉर्टेंट है। तो लिरिक्स जो कम्युनिकेट हो गई तो हमें लगता है कि वो दिन शो अच्छा हो गया। और लिरिक्स का कोई पॉइंट है सर? कोई लाइक इज देयर अ मैसेज इन द लिरिक्स? एक क्यूमुलेटिव मैसेज हर लिरिक्स में। अच्छा, हर उसका अलग है मैसेज है, लेकिन इट्स नॉट अ टीवी न्यूज़। अच्छा, ओके। मैसेज हर लिरिक्स में मैसेज है, लेकिन टीवी न्यूज़ नहीं है कोई भी। हाँ। हर चीज़ बड़ी हमेबल और मज़ेदार है, बड़ी मज़ेदार है। हर गाना बड़ा मज़ेदार है, हर गाना। किस टाइप की सोशल मैसेजिंग है सर? हर उसमें मैसेज छुपा हुआ है। अच्छा, हर गाने में जो है कुछ ना कुछ सोशल मैसेज छुपा हुआ है। ये था वो आपकी क्या, दिल का हाल सुने दिल, बूढ़े दरोगा ने चश्मे से देखा, आगे से देखा, पीछे से देखा, बोल ले ये क्या किया घोटाला, बोल ले क्या किया घोटाला, ये तो है थानेदार का साला। तो ये आपके एक का चांटा मार दिया शैलेंद्र साहब ने, लिरिसिस्ट ने। ये तो है थानेदार का साला, सीधी सी बात ना मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला। ये एक लिरिक्स में जो है आपके में चुटकी ले ली। हाँ, चुटकी है बेसिकली, वार नहीं है, चुटकियाँ हैं। हम हर चीज़ पे चुटकियाँ काटते हैं, हर बंदे पे, हर इंस्टीट्यूट पे, हर फलसफे पे हम चुटकियाँ काटते हैं, और चुटकियाँ काटते हैं ना अलग हो जाते हैं। हम ईश्वर पर चुटकी काटी, लेकिन बुरा कोई नहीं मानता, क्योंकि जो हम चुटकियाँ लेते हैं। तो घर में जो है, घर में अगर लव सॉन्ग, बहुत उजला ही उजला शहर होगा, इसमें हम तुम बनाएंगे घर, या हुस्ना देयर इज अ मैसेज, प्रेमी युगल है हिंदुस्तान पाकिस्तान में। एक यहाँ पर लड़का रहता है, पाकिस्तान लड़की रहती है, उनके ज़रिए एक बातचीत है। या आरंभ है प्रचंड मतलब बड़ा सुलगता हुआ मैसेज है कि जो है वो गाना तो बहुत पॉपुलर हो गया आजकल। वो हो गया, ये हो गया, एक बगल में चांद होगा, लेकिन वो है फलसफा। एक बगल में चांद होगा, एक बगल रोटियाँ, ऐसी जो है इसमें और भी हैं। सिक्कों की भरमार हाय में दबी चवन्नी पर गाना एक है ना, रुपयों की भरमार हाय रे दबी चवन्नी, एक वो है। या ऐसे ही बहुत सारे गाने हैं इसमें, बहुत सारे गाने हैं इसमें, अलग अलग जॉनर एक ही है, मतलब सबका कि जो हमेबल होना चाहिए और बहुत क्लियर मैसेज जाना चाहिए कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। एक मेरे को एक वीडियो आई थी आपकी बहुत पुरानी, जिसमें आप स्ट्रीट थिएटर कर रहे थे, शायद ओमपुरी साहब भी थे उस फ्रेम में, उसका वीडियो था, पता नहीं वो मिलेगी कि नहीं, मेरे को ट्विटर पे आई थी। और उसमें आपके हाथ में एक डफली है, आपको पता नहीं याद है कि नहीं, और कोई थोड़ा ऐसा स्ट्रीट थिएटर टाइप सा उसका माहौल था,
और कुछ मैसेजिंग वाली ही म्यूजिक आप गा रहे थे और बाकी सब पीछे से ताली बजा रहे थे। पता नहीं आपने कभी देखा होगा, ये बहुत मुश्किल से मिलेगा, ये मेरे को ट्विटर पे कहीं ढूंढ थे उसमें। ओम जी थे शायद, ये एनएसडी की बात है सर, दिल्ली की बात ही है शायद। दिल्ली की बात नहीं हो सकती। ओम जी के साथ में मैंने वो किया था डिस्कवरी ऑफ इंडिया, एक ही चीज़ की उनके साथ। अच्छा, हो सकता है फिर या वो हो। मकबूल किए मैंने। नहीं, ब्लैक एंड वाइट में था सर। हाँ तो फिर वो वही होगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया होगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, वो क्या था सर डिस्कवरी ऑफ इंडिया? ये नेहरू साहब की जो किताब है, अच्छा उसके ऊपर कुछ है खोज, उस पर शाम बेनेगल ने एक सीरीज बनाई थी ना। अच्छा, बहुत पहले, बहुत लंबी सीरीज थी, बहुत ही ऑथेंटिक सीरीज थी, बहुत बढ़िया सीरीज थी। और वो क्या एक ऑटोबायोग्राफिकल पीस है ना डिस्कवरी ऑफ इंडिया? तो वैसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया मतलब जहाँ से हिंदुस्तान बना है, अच्छा, शुरू से लेकर अब तक जो है अलग हिस्टोरिकली उन्होंने उसको डिस्क्राइब किया है। तो बड़ा अच्छा सीरीज बनाई थी शाम बेनेगल साहब ने। अर्ली 90s और ये 89-90 की। 89-90, इंटरेस्टिंग। अच्छा, ओके। एंड ये दूरदर्शन पे आया था? अच्छा, दूरदर्शन, मेड फॉर दूरदर्शन था। एक बार एक्चुअली कैन यू गूगल दिस? ओके, मेरे को ऐसा याद है कि इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम था ना डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ऐसा करके कुछ, नेहरू जी की ऐसी कुछ नाम था उनकी ऑटोबायोग्राफी का। हाँ शायद ऐसा ही कुछ माहौल था। ये सुनो रे किस्सा, ये अलग है। ये तो सुनो रे किस्सा है। ये ऊपर करना और ऊपर करना, शायद ये भी हो सकता है, पता नहीं, शायद यही हो। ये होगा तो मनोज वाजपेयी था। अच्छा, इसमें मनोज थे। हाँ सर, ओमपुरी नहीं थे शायद, मनोज थे। हाँ शायद सही बात है। हाँ तो ये इसी का सीन होगा। मेरा हारमोनियम बजा रहा था मैं। एक बार कैन यू प्ले दिस? पता नहीं इसको हम रख पाएंगे कि नहीं उसमें एडिट में, पर एडिट में आगे करना। स्टेज डायरेक्टर बैरी जॉन। हाँ, दिस वाज इट। किस्सा तोता मैं ना बोलूं, आपकी आवाज अनरिकॉग्नाइजेबल। बीरबल की खिचड़ी ठीक, पर लिरिक्स ये आपने लिखे? लैला मजनू, किस्सा तोता मैं ना, 12 मन की धोबन, बीरबल की खिचड़ी, दास्तान लैला मजनू। क्या सुनोगे बाप? थोड़ा थोड़ा मीठा हो, थोड़ा थोड़ा प्यारा हो, दुनिया का हो मगर ये रे ना मनोज जी? हाँ थोड़ी सी हो गुदगुदी, थोड़ा सा हो चटपटा, थोड़े थोड़े आंसू हो पर ज्यादा ना हो अटपटा, वैसा वाला किस्सा अगर सुनाओ तब तो जाने जिसे याद रखे तुमको जानी। नहीं यार, क्यों? इसमें है पीयूषिज्म सर, वो राइटिंग में आप बता सकते हो। वैसे वाला किस्सा पॉलिटिकल नहीं है, ना हो। वैसे वाला किस्से में रिलीजन नहीं है, ना हो। वैसे वाला किस्से में रिलीजन नहीं है, ना हो। वीमेन लिबरेशन पे डिस्कशन नहीं है, ना हो। आने Pause कर वाली ले। पोलिंग का क्या है सर ये? व्हाट इज दिस? ये एक प्ले था ब्लड ब्रदर्स करके, नाम उसका राइटर का नाम भूल रहा हूँ मैं। उसने एजुकेटिंग रीटा भी लिखा था, ब्रिटिश राइटर था। अच्छा, तो उसका अडेप्टेशन किया था मैंने सुनो रे किस्सा के नाम से। टैग ने प्रेजेंट किया था, थिएटर एक्शन ग्रुप ने। और ये जो है बैरी जॉन साहब ने, बहुत ही बड़े डायरेक्टर थे, बैरी जॉन साहब ने डायरेक्ट किया था। तो ये 1991 की बात। वो जो है उसकी लिरिक्स, म्यूजिक और स्क्रिप्ट मैंने किए थे। तो तब की ये रिकॉर्डिंग है। अब इन्होंने जो है रिलीज किए पिछले 2 साल में। हाँ, 1.5 साल पुरानी रिलीज 1.5 है। साल पुरानी। वाओ। तो यही था उस वक्त, था ये वही उसी दौर के है ये, जब हम पागल थे, थिएटर करते थे। हाँ मतलब वही जुनूनी दौर था ये। तो उस वक्त किया करते थे, उस वक्त का ही है ये। हाँ, कैसा लगता है सर ऐसे व्हेन यू सी योरसेल्फ 30 years बिफोर? व्हाट डज इट फील लाइक? अरे यार, लगता है कि अब दोबारा हो जाए साला, वैसे के वैसे। हाँ, वही एनर्जी आए। मतलब यकीन नहीं कर सकती कि इतना रिदम में गा रहा हूँ मैं, इतना रिदम में हूँ मैं। बॉडी इतनी थिरक रही है। ये सब महिलाएं और लड़के जो हैं आज, कितने इनको भी देखता हूँ तो इतने बड़े हो चुके हैं ये सब, कि यकीन नहीं होता कि जो ये लोग ऐसे थे कभी। मैं भी ऐसा था कभी। तो बड़ा रोमांच सा होता है। सुनो रे किस्सा। देखो ना, मैं ये हारमोनियम के साथ देखो, और दूसरा ये जो राइट हैंड साइड में जो गमछे के साथ बैठा हूँ मैं, वो देखो कितना फर्क लग रहा है यार। अच्छा, यहाँ पे भी आप हो? यहाँ पर भी मैं हूँ। एक इस वाले इसमें एक कट था जहाँ पे आपके ऊपर कैमरा आया था और आप बता, लाइक यू कैन लुक एंड बी लाइक हाँ ये सेम इंसान है, यू कैन टेल, कोई इसमें वो नहीं है। पर हाँ, फर्क तो सर उम्र के साथ
सो इंटरेस्टिंग. मैं काफ़ी बार सर सोचता हूँ, पता नहीं क्यों सोचता हूँ, मेरे को क्यों इस चीज़ का शौक है सोचने का, या क्यों मेरे मन में वो है. मतलब अब मैं 30 ही का हूँ, बहुत जवान हूँ ये बातें सोचने के लिए, पर वक्त का अपना ही एक रोल है सर जो बिल्कुल अनएक्सप्लेनेबल है. बिल्कुल यार. है ना, बड़ा उसका एक अपना ही. Can't fight with the time. Can't fight with time. I think the greatest tragedy of life is कि time only moves forward. और उसका आप कुछ नहीं कर सकते, आप कितनी साइंस कर लो, कितनी मेडिटेशन कर लो, उसका कोई इलाज नहीं है. इलाज नहीं, रुकता नहीं है समय. और बीता हुआ पता लगता है सर कि 30 साल हो गए. बीता हुआ पता लगता है. 35 साल पुरानी रिकॉर्डिंग है ना ये. 91 की रिकॉर्डिंग है. हाँ 35 साल हो गए ना, तो वो 35 साल महसूस होते हैं बैठ के कि 35 फुल 35 ईयर्स नहीं होते यार. है ना, ऐसा लगता होगा कल की सी बात है. कल की सी बात है. ये भी अपने आप में क्या इल्यूजन है वक्त का कि वो हमेशा कल का सा लगता है. हमेशा कल का सा लगता है. आपका ये जो जिस लेवल पे फिल्म मेकिंग में या इस सब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह आने लगा है, अब यार मैं तो एग्री नहीं करता उससे. नहीं एग्री नहीं करते. मैनुअली जो होता है वो होता है. क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन रोक भी नहीं सकते इसको. नहीं रोक सकते सर. रोक नहीं सकते इसको. एक क्लिप कल फेमस हो रही थी जिसमें टॉम क्रूज और ब्रैड पिट एक दूसरे से लड़ रहे हैं छत के ऊपर. एक्चुअली कैन यू प्ले दैट? और वो ऑब्वियसली एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लिप है, पर उसके बाद आपको लगता है कि कितना कुछ शूट करना पड़ेगा कैमरे पे, कितना कम हो जाएगा शूट करना. आप बता ही नहीं सकते जब तक डायलॉग मुंह से नहीं खुलता कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. ये वाली है या कह सकते हैं ये फुल है. Jeffrey Epstein, you animal! He was a good man! बस ये इतनी सी वीडियो पॉपुलर हुई थी कल 15 सेकंड की, एंड एट दैट पॉइंट ये सेम आप कह ही नहीं सकते. द वर्ल्ड हैज चेंज्ड इफेक्टिवली. वर्ल्ड हैज चेंज्ड इफेक्टिवली. हाँ, देयर इज नो गोइंग बैक. दिस इज वन ऑफ दोस थिंग्स जिसके पॉइंट ऑफ रिवर्सल कुछ नहीं है. जाने की इच्छा होती है, लेकिन मेरी कई बार ऐसी इल्यूजन होता है कि मैं चला गया पुराने वक्त में. तो जवान हो के मतलब क्या क्या चीज़ नहीं कर पाए वो करने की इच्छा होती है. जैसे क्या नहीं कर पाए? बहुत सारी चीज़ें थी जो छूट गई, करने से छूट गई. या वो जल्दी कर लेते. अगर मुझे लगता है मैं जल्दी आर्टिस्ट बन जाता, मेरे को पास गाइडेंस नहीं मिली पेरेंट्स से, अगर वो मिलती तो मैं जल्दी आर्टिस्ट बन जाता. जल्दी बम्बई आ जाते. जल्दी बम्बई या जल्दी एनएसडी आ जाता ग्वालियर से. एनएसडी जल्दी क्या आता, मैं बहुत जल्दी मैं हर चीज़, अगर रेजिस्टेंस बहुत था ना कि ये नहीं करो, तुम डॉक्टर बनना है, साइंस पढ़नी है, ये रेजिस्टेंस था. तो अगर ये नहीं रहता, अगर बचपन से सपोर्ट मिलता मुझे पेरेंट्स का, पिताजी का, तो मेरे ख्याल से हमारे गाइडिंग फोर्स तो वही थे भाई ज़िंदगी में. तो अगर वहाँ से सपोर्ट मिलता तो मुझे लगता है कि और जल्दी शुरू हो जाता. फिर कई बार लगता है कि यार ये वक्त है, वक्त यू कांट चैलेंज योर टाइम. आप वक्त को चैलेंज नहीं कर सकते. जो चीज़ जहाँ पर होनी थी वहीं हुई, ऐसा लगता है. अभी लगता है मुझे जो चीज़ जहाँ पर होनी थी यार वहीं होती है. मतलब वो उसमें इंच भर भी फ़र्क नहीं पड़ता. मुझे सिनेमा में इतने बड़े बड़े ब्रेक्स मिले मुझे. जैसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया में एक एपिसोड मैंने किया था, मैं और शबाना आज़मी साहिबा थी उसमें, श्याम बेनेगल की उसमें. तो वो मुझे बड़ा आशान्वित था मैं उससे कि यार वो आएगा. तो उस दिन सारा क्रिकेट मैच पड़ गया. इंडिया वर्ल्ड कप था मेरे ख्याल से, तो उस दिन दिखाई नहीं गया वो एपिसोड. उस दिन के बाद से वो हो गया, दिन में वो आने लगा रात के बजाय. रात में विंग थी उसकी, व्यूअरशिप अधिक थी, तो गायब भी हो गया एपिसोड. ऐसी और भी चीज़ें थी जब मुझे लगा कि शायद मतलब टाइम नहीं चाह रहा था कि जो है मुझे ब्रेक मिले. जब चाह रहा था तभी मिला, जब चाह रहा था तभी मिला. मकबूल से मेरे को बड़ी आशा थी. मकबूल से मैं बड़ा आशान्वित था कि मैंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत बड़े बड़े लोग थे उसमें. मकबूल से जो है वो चीज़ नहीं हुई. जिस चीज़ से मैंने आशा की थी उस चीज़ से जो है वो नहीं हुआ कि जो है बड़ा एक्टर माना जाऊं. जिस फिल्म से बड़ा एक्टर माना गया वो थी गैंग्स ऑफ वासेपुर. उसमें मैंने कोई ख़ास काम नहीं किया. मैं और लोगों ने बड़ी तारीफ़ करी कि यार क्या परफॉर्मेंस था, क्या नरेशन था. मैं कहता हूँ कि मैंने ख़ास काम नहीं किया उसमें. मेरे ख्याल से जो है बिल्कुल ऐसी चीज़ से जो है मुझे ब्रेक मिल गया कि जो थी नहीं, कुछ भी नहीं थी. ये थी तेरे बिन लादेन, एक फिल्म थी, याद है मेरे को. उससे जो है आपके बड़ा किक मिला मुझे. तमाशा रॉकस्टार, ये जो है मैंने ऐसी जाके कर दी थी. मैंने ऐसी जाके, इम्तियाज़ दोस्त था और बहुत छोटे रोल्स थे. इम्तियाज़
तमाशा में और रॉकस्टार में आई हैड गॉट अ वेरी स्मॉल रोल्स। आई रिमेंबर। और हाँ, और वो रोल मतलब इतने बड़े बन गए कि बिना सोचे मेरे। सर तमाशा वाले रोल ने ना एक पूरी जनरेशन को आपके उस एक डायलॉग ने जगा दिया था कि अपनी कहानी खुद सुनाना। हाँ, लोगों ने सर्विस छोड़ी भाई उसके लिए, मतलब हाँ। ऐसे बतलाया गया मुझे बाद में, इतनी सर्विस छोड़वा दी कि हाँ, मतलब अपनी कहानी बताने के लिए सर्विस कॉर्पोरेट में रेजिग्नेशन दिया लड़के। हाँ, ये किया लोगों ने। क्योंकि मेरे को याद है वो सीन जब मैंने देखा था, मैं भी दंग रह गया था। पहले तो मेरे को समझ नहीं आया कि कहना क्या, ये पागल ही है क्या कैरेक्टर, ये कहना क्या चाह रहा है, इसको डरा क्यों रहा है। हाँ। फिर मेरे को समझ में आया कि तू अपनी कहानी दूसरों में क्यों ढूंढ रहा है, मैं क्यों बताऊं तेरे को, ऐसा ही कुछ उसका मतलब था ना सर। अब कई साल हो गए, 10 साल हो गए उसको। हाँ, ये सीन एक बार लगा ना, ये बड़ा पावरफुल। क्या बात कर रहे हो सर, क्या सीन है। फॉर वट एवर रीजन, एक्टिंग, राइटिंग। हाँ, तो ये सीरीज थे, मतलब इनसे मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, इससे भी रॉकस्टार से भी उम्मीद नहीं थी। रॉकस्टार में तो नेगेटिव कैरेक्टर था ना आपका, रिकॉर्ड ओनर कैरेक्टर था। हाँ, वो बल्कि वो जो उसका जो मालिश वाला सीन था ना, वो बड़ा पॉपुलर हुआ था। वो बहुत तो उससे मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि जो आएगा चला जाएगा। हाँ। लेकिन मैं बात यहाँ से शुरू हुई थी कि जो है मतलब ऐसी चीज़ें जो है जिनसे आपको उम्मीद नहीं होती, आपके लिए वो चीज़ बनी नहीं थी। या क्या चाहता हूँ मैं कि कुछ चीज़ें होती हैं जिसको देखकर आपको लगता है कि ये टाइम नहीं आया, ये वक्त नहीं आया अभी। ये चीज़ें मैंने आपको बतलाई अभी, इन चीज़ों का वक्त नहीं आया था। ये चीज़ें, कुछ और चीज़ें कैसे बतलाऊँ, सफलता जो होती है ना, वो आपको मोहताज नहीं होती कि आपने एक पर्टिकुलर काम किया तो आपकी ज़िंदगी बन गई। वो किसी और चीज़ से बन सकती है आपकी सफलता, आप किसी और चीज़ से भी सफल हो सकते हैं आप। इन चीज़ों में सफल था मैं, इनके बारे में सोचा नहीं था मैंने। तो प्रकृति जो है वही मुझे लगा कि कुछ है यार, कोई चीज़ है जो हमारी समझ में नहीं आती है। मतलब सफलता कहाँ छुपी है, किस चीज़ में सफल होते हैं हम, कैसे सफल होते हैं हम। वो प्रकृति की, नेचर की कुछ चीज़ें हैं जो मैं पहले चले जाता अगर बॉम्बे तो क्या होता, अगर जवानी में चले जाता तो क्या होता। एक टाइम में तो बहुत बड़ा ब्रेक मिल रहा था मुझे। क्या ब्रेक मिल रहा था सर? अब वो तो कह नहीं सकते हैं। हाँ, बहुत ही बड़ा ब्रेक था वो तो। अच्छा। बहुत ही ज़्यादा बड़ा ब्रेक था। तो फिर क्यों नहीं गए? नहीं गया, मन नहीं माना? नहीं, किसी और मैं कुछ था यहाँ, प्रेम संबंध चल रहा था मेरा, वो टूटा था तो नहीं गया तकलीफ में। हाँ। कि अभी नहीं बनना स्टार्ट। मुझे मालूम नहीं था कि ये इतनी बड़ी फिल्म है, अगर आज मिलती तो मैं चला जाता। हाँ। मुझे ही नहीं मालूम था कि इतनी बड़ी फिल्म है। और मैं जवान था तब, बिल्कुल जवान था। 20-25? नहीं यार, और भी छोटा होऊंगा, 20 को आ गया। हाँ, 23। उस टाइम तो दिल भी बहुत तेज लगता है सर। उस टाइम तो दिल भी बहुत तेज से लगता है ना, प्यार बहुत जोर से होता है उस टाइम, नशा हो जाता है। तो उस वक्त था, तो तकलीफ में नहीं गया। प्रेम संबंध अजीब ही था, हुआ भी था, नहीं भी हुआ था भी, नहीं भी था। फिल्म चली गई हाथ से। उसके बाद 3 साल बाद देखा तो सलमान खान थोड़ा स्टार था उसमें। 89 में रिलीज हुई थी मुझे प्यार किया, मैंने प्यार किया। हाँ। तो दैट फिल्म मेड हिम स्टार। हाँ। तो ऐसे होता है यार, मतलब आपके हाथ से ब्रेक्स निकलते हैं। आपके कहना, आप जो जिनके पास विजडम होती है वो कहते हैं कि अभी टाइम नहीं आया, वो ये बोलते हैं कि अभी टाइम नहीं आया। तो मेरे पास टाइम नहीं था, टाइम नहीं आया था उसमें। अभी बहुत सारा स्ट्रगल करना था मुझे, बहुत रगड़ना था। ईश्वर को नहीं बोलूँगा मैं, प्रकृति को बहुत रगड़ना था मुझे, बहुत रगड़ना था। बहुत तेल निकाला था मेरे अंदर, मतलब हर चीज़ इजीली नहीं मिल गई। और दूसरी बात है कि नेचर जो है, जो मेरा था ना, वो नेचर जो है अजीब था। मतलब वो बहुत ही IQ लेवल ज़ीरो, मूर्ख कह सकते हैं, मूर्ख था मैं। एक ज़िंदगी के बहुत मेजर वक्त तक मैं मूर्ख था। चीज़ें नहीं समझता था, कहीं का कहीं कुछ बोल जाता था। मूर्खतापूर्ण जो है बिहेवियर था। कई बार लोगों ने इंगित भी किया, कई बार लोगों ने बेइज्जत भी किया। बेइज्जती बहुत हुई मेरी,
जब बचपन तो पूरा का पूरा मूर्खता में गुजरा। और मुझे मेरे साथ ही नहीं था, मेरे पूरे पेरेंट्स से मिला था मुझे। पेरेंट्स सबका जो है IQ लेवल नीचे था, सबका IQ लेवल नीचे था। साधारण लोग थे सर पेरेंट्स, ये कहना चाह रहे हो या मतलब मूर्ख ही कह रहे हो? IQ लेवल अच्छा मूर्ख। अच्छा, और ये कब तक था आपकी ये आपके छोड़ मेरी बहन के, हाँ मेरे बाकी 5 फैमिली मेंबर्स के इंक्लूडिंग में छठा में, हाँ ये जो है वो सब मूर्ख ही मरे। वो ग्रो नहीं कर पाया, मतलब वो समझ नहीं पाया कि हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम है। अच्छा समझते नहीं थे अपने आप को मूर्ख को। हाँ मैं भी बहुत देर बाद समझ पाया कि जो है इनसे मुझे संस्कार मिले हैं। हाँ ये मूर्खतापूर्ण बिहेवियर मेरा इतना आगे तक जा रहा, आगे तक जाता रहा। उनकी डेथ के बाद भी जो है मैं उसके ऊपर शराब ऐड हो गई, हाँ तो उसने और जो है मतलब एडिशनल चीज़ का काम किया, कैटलिस्ट का काम किया। हाँ उससे और जो है दिमाग ख़राब हो गया। तो वो मैं मूर्खता की बात कर रहा हूँ, आप ध्यान, बेवकूफ़ी की बात कर रहा हूँ। मतलब आप निर्णय ले नहीं पाते हैं, यहाँ पर ये बोलना है, यहाँ पर ये करना है, यहाँ पर ये चीज़ होनी है, करूँगा तो अच्छा रहेगा। नहीं, अभी कहीं जाके पिछले 10 साल में जो है मैं लगातार, हाँ, इस पर लगातार काम होता गया, इस पर लगातार काम होता गया। अगर आप कहें कि मेरी ज़िंदगी में मेजर अचीवमेंट क्या था, तो ये स्टारडम की बात नहीं आएगी। स्टारडम या गाना और सिंगिंग और एक्टिंग वगैरह नहीं आएगी। ये मेरी शख्सियत है जो मैंने अब पाई। इतने अरसे बाद जो है, इतने अरसे बाद मेरी जिस शख्सियत के साथ पैदा हुआ था वो ये नहीं थी जो मेरे पास थी। ये अब कहीं जाकर जो है मैंने वो शख्सियत दोबारा पाना शुरू किया है पिछले 10-15 साल में, और ये लगातार कॉन्शियस अटेम्प्ट था। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट, ये कॉन्शियस अटेम्प्ट था, कॉन्शियसली अटेम्प्टफुल था मैं इसके लिए। यार ये चीज़ जो है, मैं कहीं अनफिट बंदा हूँ, गलत बंदा नहीं था मैं। ये भेद करना पड़ेगा आपको। आई वॉज नॉट अ रॉन्ग पर्सन, नॉट अ इल पर्सन। समझ, इल फिटिंग वाले इल कह रहे हो आप? हाँ, दुष्ट नहीं था मैं किसी को बिगाड़ नहीं सकता था, लेकिन मैं अनफिट था मूर्खता की वजह से। वो मूर्खता मैंने जो है वो पिछले 10-15 साल में बहुत घटी है, और बाकायदा मैंने अपने आप को फेंका है लोगों के बीच में टेस्ट करने के लिए कि अब क्या कर। अब अभी जो है, अभी मैं बहुत बुरी तरीके से एक्सेप्टेड हूँ लोगों को, बहुत बुरी तरह से एक्सेप्टेड हूँ। हर बंदा मुझे एक्सेप्ट करता है, हर बंदा एक्सेप्ट करता है। अब मैं था NSD में, कल मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। मतलब आपके वो सब चेले चाटे नहीं बोलूँगा उनको मैं, जूनियर्स थे मेरे, वो भी नहीं बोलूँगा मैं उनको, दे वर ह्यूमन बींग्स। लेकिन आई वॉज एक्सेप्टेड। मैं कल DU में था, सुबह DU में एक साहित्य मेला शुरू हुआ है, वहाँ पर आई वॉज एक्सेप्टेड। मैं कहीं जाता हूँ तो मेरे बैंड में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो वहाँ पर आई वॉज एक्सेप्टेड। दे ऑल केम टू मी कि कुछ प्रॉब्लम है, आप बताइए। जबकि मैं बहुत बढ़िया डिसीजन मेकर नहीं हूँ, आई एम नॉट अ वेरी ग्रेट डिसीजन मेकर। मैं डिसीजन मेकिंग काम मैं जो किसी और छोड़ देता हूँ, लेकिन लोग आते हैं मुझे बताते हैं, तो एटलीस्ट वो फेथ जो है, वो फेथ पहले नहीं था। तो इवन आफ्टर बीइंग इन सिनेमा वो फेथ नहीं था, वो पिछले 10-15 साल पर्सनालिटी डेवलपमेंट से आया आपके लिए? 10-15 साल में जो है धीमे धीमे करके आया, ऐसा भी नहीं, धीमे धीमे करके आया। इसमें 2-3 लोगों का बहुत बड़ा हाथ, राहुल गांधी जैसे कि जो है मेरा वो जो तंबू इवेंट मैनेजमेंट का प्रोप्राइटर है, उसका बड़ा हाथ है, मेरे बैंड का बड़ा हाथ है। बैंड ने बहुत सहन किया है मुझे, बल्कि मुझे सिखाया है कि कैसे बात करते हैं। निशांत करके मेरा एक वो गिटारिस्ट है, वरुण करके मेरा जो है एक परकशनिस्ट है, नताशा करके मेरी एक कीबोर्डिस्ट है, नास्या करके मेरी एक वॉलिनिस्ट और सैक्सोफोनिस्ट है। इन लोगों ने मुझे सिखाया है। मेरी बीवी, हाँ, बीवी का जो है आपके जिक्र किए बगैर ये कहानी पूरी नहीं होती। बहुत समझदार महिला। मेरे जैसे बंदे को जो है इतनी समझदार बंदी, इतनी मैच्योर बंदी मिलेगी, ये मुझे यकीन नहीं होता। कहते हैं कि ऊपर बनते हैं संबंध, तो बड़ा सोच के जो है संबंध बनाया गया है। ये एक तरह से मैं कहता हूँ कि मिसमैच है। मिसमैच नहीं है शायद, जो है जैसे अलकाजी साहब थे हमारे यहाँ पर जो डायरेक्टर थे NSD के,
वो ऐसा किया करते थे कि इस बंदे की हिंदी कमज़ोर है और एक बंदे की अंग्रेज़ी कमज़ोर है, तो उन दोनों बंदों को जो है एक साथ रख दिया करते थे हॉस्टल में कि इससे तुम हिंदी सीखोगे, इससे तुम अंग्रेजी सीखोगे। ऐसे क्या देखेंगे तो हम कहेंगे मिसमैच है ये। तो ये मेरा वाला जो मिसमैच नहीं कहूँगा मैं बीवी से बहुत कुछ सीखा, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत मैथ्स वगैरह में जो है बहुत आर्किटेक्ट है वो, और मैथ्स वगैरह में जो है वो मतलब आपके उसका सब्जेक्ट था, तो उसके ही गुण आए हैं मेरे बड़े बेटे में। अच्छा। बहुत इंटेलिजेंट है वो। तो वो जो है बाकी व्यवहारिकता में, व्यवहार शास्त्र में, जैसे कि जो हम कैसे बात करनी है किसी से, कैसे करना, और डिसीजन बहुत बढ़िया लेती, बहुत पक्के मैं नहीं ले पाता, डिसीजन बहुत बढ़िया लेती। तो वो भी करना, और उसकी वजह से ही जो है जितना अभी बरकत हुई है सो कॉल्ड, अगर आप फाइनेंशियल ग्रोथ कहें या और दूसरी भी ग्रोथ कहें, या स्टेबिलिटी जो है, स्टेबिलिटी फैक्टर जो है वो प्रिया की वजह से है। प्रिया का मेजर योगदान है उसमें। मैं जो दृढ़ बना हूँ, मैं जो सुदृढ़ बना हूँ, मैं जो मैच्योर्ड हुआ हूँ, मैं जो स्टेबल बना हूँ, इसमें प्रिया का बहुत बड़ा योगदान है। संभाला है उसने। मुझे, मेरे पास इतने पैसे होंगे मुझे मालूम नहीं था, उसने कब जो है जमा करके रखे ये मुझे मालूम नहीं था, मैं उसे दे दिया करता था। उन्होंने कहा ये इसका बेटर इस्तेमाल करो, पैसे का इस्तेमाल करो। इस्तेमाल ऐसे होता है, इस्तेमाल हो सकता है 15 साल बाद हो, जब आपके पास बहुत इकट्ठे हो जाए, लेकिन इकट्ठा करना, ये मैं तो खर्च कर दिया करता था यार, पैसे हैं तो इसका मतलब ये कि खर्च करने, मुझको तो एक इस्तेमाल आता था पैसे का। उन्होंने कहा नहीं ये भी होता है। तो ये तमाम जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह में जो है बच्चों के लालन पालन में बच्चों को बड़ा करना मुझे नहीं आता था, जो कि बहुत बड़ा टास्क होता है। और बड़े बड़े नाम लूँगा, बड़े बड़े एक्टर्स को देखा मैंने, बहुत बड़े बड़े एक्टर्स जिनके नाम हैं, वो अपने बच्चों को रेज नहीं कर पाए ढंग से। इतनी दर्शन दे पाए उनको कि तुमको भी बड़ा एक्टर बनना, जो सबसे मूर्खतापूर्ण थ्योरी है। आपके पिताजी एक्टर नहीं थे तो आपके बेटे एक्टर क्यों हों? मेरे पिताजी तो लोअर डिवीजन क्लर्क थे, मेरा बेटा एक्टर क्यों हो? हमने उनको लिबर्टी दी शुरू से ही कि जो है जो तुम्हें करना है करो, लेकिन जो करना है ऐसे नहीं कि आवारागर्द बन जाओ, जो करना है वो भी हमारी गाइडेंस में करना पड़ेगा 15 साल तक, जब तक संस्कार नहीं पड़ जाते। हमारी गाइडेंस में किया उन लोगों ने, और आज की तारीख में दोनों अच्छे, दे आर गुड सोशल बीइंग, अच्छे इंडिविजुअल कह सकता हूँ। ऐसे बहुत सारे एक्टर्स थे जिन्होंने कहा कि तुम भी थिएटर करो बच्चों को, और तुम भी, अरे उनकी इच्छा नहीं है उन एक्टर बनो, उनकी इच्छा नहीं हो सकता उनकी इच्छा नहीं हो, आपने उन्हें जो है सुनने का मौका ही नहीं दिया, समझने का मौका ही नहीं दिया, आपने थोप दिया अपने आप को, तो क्या करेंगे वो? आपने थोप दिया अपने आप को, नहीं तुम्हें एक्टर बनना है क्योंकि तुम्हारा बाप एक्टर है, और वो नहीं कर रहा है यार, वो नहीं हो सकता है कि नहीं हो सकता किसी और चीज़ में उसको ज़्यादा सिद्धहस्त हो। हमारे बेटे का ही रहा, मेरा बड़ा बेटा जो स्पोर्ट्स में मतलब वो रात को 2 बजे उठ के जाया करता था खेलने के लिए, तो प्रिया ने पहचाना कि यार ये इसके अंदर ये स्ट्रीक है, ये स्पोर्ट्स के लिए कुछ भी कर सकता है। उसने बाकायदा उसको ढील दी उस चीज़ में, और ही वेंट अब्रॉड, कोवेंट्री इंग्लैंड में जो है उसने स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का कोर्स किया, वापस आया तो आज की तारीख में आपके लगा हुआ है, अच्छी बढ़िया जॉब में लगा हुआ है, और वही कर रहा है जो करना चाह रहा था। छोटा बेटा जो है ही वॉज शार्प इन फिजिक्स एंड मैथ्स, पूछा उससे क्या चीज़ करना चाहते हो, पूछा तो मालूम पड़ा कि जवाब दिया उसने, तुमने कहा हाँ करो, उसके लिए तुम्हें यहाँ शिव नाडर यूनिवर्सिटी है दिल्ली में, गाजियाबाद में, वहाँ पर जो है आपके वो पढ़ रहा है। तो उनके मौज मज़े में जो है कोई कमी नहीं आई, उतनी मौज उन्होंने भी की जितने की स्टार्स के बेटों ने की, लेकिन साथ में अपना काम भी समझा कि हमें ये काम करना बड़ा होके। एक हद के बाद में आप कुछ भी नहीं कर सकते ना, एक हद के बाद में आप बच्चों क्या करेंगे? बच्चा 15 साल का हो गया, इसके बाद आपकी नहीं सुनेगा वो। मेरी बीवी का बड़ा गोल्डन स्टेटमेंट है ये कि जो है 5 साल तक ट्रीट हिम लाइक ए प्रिंस, बच्चे को 15 साल तक ट्रीट हिम लाइक ए सर्वेंट, काम करवाओ, धूप में स्कूल भेजो, ये करो वो करो। 15 साल के बाद में दे वोंट लिसन टू यू, तब तक वो मैच्योर हो जाएंगे, उनके अंदर वो संस्कार पड़ जाएंगे, उन्हें शराब पीनी होगी शराब पियेंगे, चरस पीनी होगी चरस पियेंगे, अच्छा बनना होगा तो अच्छा बनेंगे। उसके बाद में संस्कार बहुत कम पड़ते हैं, ये पड़ जाते हैं संस्कार। तो ऐसा हुआ। तो मैं अपनी शख्सियत की बात कर रहा हूँ, मेरी शख्सियत में भी जो है प्रिया का बहुत बड़ा योगदान था। उसने सहन किया मुझे कि
ऐसे भी हस्बैंड होते हैं, ऐसा हस्बैंड मिल सकता है मुझे। बिल्कुल मिसमैच था ये, बिल्कुल मिसमैच था, बिल्कुल ही IQ गायब है और मूर्खतापूर्ण बात कर रहा हूँ। और वो इतनी सहिष्णु बोलना तो टॉलरेट करने वाली तो हर लड़की टॉलरेट करती है। एक्चुअली लड़की का मिजाज होता है टॉलरेट करना, उसका 2 मिजाज होते हैं, टॉलरेट करना और समर्पण करना। लड़की बेस कहीं भी हो जाए, कैसी भी स्त्री हो, कहीं की भी हो, बेसिकली जो है दे आर डिवोटीज, मरना जानती हैं आपके लिए और टॉलरेट करना जानती हैं। इन दोनों बात से हटकर जो है वो मैच्योर्ड है, बहुत मैच्योर्ड है मेरी वाइफ। तो वो था, इन चीज़ों ने जो है मेरे को मैच्योरिटी की तरफ जब उकसाया कि यार मैच्योर्ड बनने में अलग ही मज़ा होता है, वो स्टारडम से कहीं ज़्यादा ऊपर की चीज़ होती है। अगर आप मैच्योर्ड होकर मर रहे हैं ना, तो आपके अंदर सेटिस्फैक्शन रहता है कि यार मैं राज करके मर रहा हूँ। आप मैच्योर्ड होकर मर रहे हैं, इसका मतलब है कि मैं राज करके मर रहा हूँ। आप राज करके मर रहे हैं, आप बाकायदा राजपाट के साथ मर रहे हैं, क्योंकि आप मैच्योर्ड हैं। राजा की डेथ मरते हैं आप। अगर आप मैच्योर्ड नहीं होते तो आप ऐसे ही मर जाते हैं, निकल जाते हैं। और ऐसे 99% लोग ऐसे जाते हैं कि वो ना समझ पाना अपने आप को कि यार मैं क्या हूँ, मैं क्यों हूँ, नहीं मैं क्या हूँ। शख्सियत समझने में ही जो है बुढ़ापा निकल जाता है यार। स्टार तो बन गए हम, पैसे भी आ गए, रुपये भी आ गए। मैं क्या था, क्या चीज़ करने के लिए पैदा हुआ था मैं? यही करने के लिए पैदा हुआ था कि मेरी पर्सनैलिटी में कहाँ चेंज आया, पर्सनैलिटी में क्या परिवर्तन आया? जैसा पैदा हुआ था वैसे मर जाऊंगा तो फायदा नहीं है, भले स्टार बन जाऊं मैं। चूतिया स्टार्स भी हैं, बात करो उनसे तो मालूम पड़ता है कि चूतिया है, बेवकूफ़ है। तो क्या वैसे मरा था? वैसे मरना नहीं था मुझे। वो जो है परिवर्तन हुआ ना, उस मेजर मोस्ट, ये पता नहीं कहाँ से बात आ गई, सबसे मेजर मोस्ट परिवर्तन, जो सबसे बड़ा परिवर्तन में सबसे बड़ा सेंस ऑफ अचीवमेंट है मेरा, कि मैं आज मैच्योर्ड हूँ। मैं किसी से बात कर सकता हूँ या नहीं। मैं आज बात ही नहीं करता किसी से, सुनता हूँ खाली। ये मैच्योरिटी की निशानी है। मेरे पास बात करने के लिए कुछ नहीं है। और लोग आराम से सुनाते हैं मुझे, बड़े प्यार से, जो 3-3 घंटे बैठ कर सुनाते हैं। उन्हें मालूम है कि ये सुनेगा खाली, कुछ नहीं बोलेगा, और चुपचाप निकल जाता हूँ उठ के। वो ट्रिगर क्या था सर, ये मैच्योरिटी वाली रोड पे आने के लिए? लाइक व्हाट हैपेंड वेयर यू वर लाइक कि मैं मूर्ख हूँ और मेरे को मैच्योर होना है, लाइक दिस? बचपन से था वो। मूर्ख तो चलो आप कह रहे हो आप बचपन से थे, पर वो ट्रिगर पॉइंट क्या है जहाँ पे वो चेंज आना शुरू होता है? आपने बोला पिछले 10-15 साल में ही ये हुआ है। आई एम श्योर आपकी वाइफ एक इन्फ्लुएंस रही होंगी इस पूरे जोन तो में। रही है, हाँ। लेकिन उसने भी मुझे कहा थोड़ी कभी तुम मैच्योर हो। हाँ, तो वो कहाँ पता लगता है शीशे में देख के? कौन सा शीशा रहता है ऐसा? देखते रहते हैं यार, आप शीशे में देखते रहते हैं अपने आप। देखते रहो, आप लगातार देखते रहो। मकबूल के वक्त में देखा करता था अपने आप को कि सब चीज़ ठीक हो रही है, फिर भी मैं एक्सेप्टेड नहीं हूँ। हाँ, सब चीज़ ठीक हो रही है मकबूल में। मैं आई एम सो प्राउड ऑफ माई परफॉर्मेंस। नसीर थे उसमें, ओम थे उसमें, पंकज जी थे उसमें, इरफान था उसमें, तबू थी उसमें। आई एम सो प्राउड ऑफ माई परफॉर्मेंस। बहुत अच्छा किया था मैंने, फिर भी मैं एक्सेप्टेड नहीं था। लोग एक्सेप्टेड का अर्थ क्या है? एक्सेप्ट नहीं करते थे लोग बात की, जो है इसने बहुत बढ़िया किया। कि मतलब तारीफ आपके नाम की नहीं है? तारीफ आपके नाम की नहीं है, ये वो एक्सेप्टेड का अर्थ? या कोई पार्टियां होती है जहां बुलाया जाता है, कोई फोन कॉल लगते हैं? वो भी नहीं, आओ पास बैठो हमारे। अच्छा, वो नहीं था। आओ पास बैठो, मतलब ही इतनी वैल्यूएबल कंपनी नहीं है इसकी। गॉट इट, मैं समझ गया। हाँ, इतनी वैल्यूएबल कंपनी नहीं है इसकी। ये रहेगा तो भी चलेगा, नहीं रहेगा तो भी चलेगा। हाँ। कुछ लोग थे जो कि बहुत ज़रूरत थे उनकी, हर बंदे की ज़रूरत थी, तो मैं नहीं था। तो वो जो है करते करते, और कुछ लोग जानते नहीं थे जो मुझे, जिन्होंने बहुत इंटरेक्शन नहीं था, वो लोग जो भगवान समझते थे मुझे, इतना बड़ा काम कर रहा है। तेरे बिन लादेन का जो मेरा डायरेक्टर था अभिषेक शर्मा, वो जूनियर है मेरा NSD का। वो क्या पीयूष भाई क्या परफॉर्मेंस करते हो आप, तेरे बिन लादेन देखी उसने क्यों नहीं? तो मैंने तो यही सोच के कास्ट नहीं किया था आपको, आपने जो किया। जो अधिक जानते नहीं थे, हाँ, इम्तियाज़ अधिक जानता नहीं था उसको, ये दोनों तमाशा। और ये मतलब उसने कहा कि जो मुझे नहीं मालूम था कि आप इतना अच्छा करोगे, लेकिन वहाँ तक ठीक है। पीयूष मिश्रा बहुत बड़े एक्टर है, एक्सेप्ट कर लिए, बस। इसके अलावा अगर बहुत अधिक बैठ जाऊँ उनके पास में तो शायद
उन्हें विरक्ति होने लगी, यार पीयूष भाई, भाई कहेंगे, जूनियर हैं, लेकिन आप दूर होके बैठो। ये स्थिति थी मेरी। अच्छा, ऐसा कह भी देते थे? नहीं, पर मतलब एहसास करा देते एहसास थे? करा। हाँ, एहसास कराते थे। क्योंकि आप कुछ उल्टा बोल देते थे? नहीं यार, पता नहीं क्या था। अच्छा, वॉज इट द अल्कोहल? नहीं, अच्छा, नॉट इवन। वो अल्कोहल तो बाद में आई, 30 अच्छा, साल बाद तक में, नहीं थी हाँ, ठीक अल्कोहल। ठीक ठीक। वो मेरे परिवार में था कुछ, अच्छा, परिवार में था कुछ, परिवार में शायद इसलिए भी था कि हमारे जो सबसे एजेड थी मेरी बुआ, वो जो है बुआ हमारी जो है वही परिवार की मुखिया थी। उनकी जब शादी हुई थी तो 32 साल बड़े थे उनके हस्बैंड, 32 साल बड़े, और बहुत धनाढ्य, बहुत पैसे वाले थे। और वो थी गरीब घर की, भीलवाड़ा, बहुत ही गरीब घर की, पता नहीं कहाँ, जयपुर पता नहीं कहाँ की थी। तो पैसा देखा नहीं था, और पति हाथ में था उनके। तो उस वक्त वो राज किया करती थी, राज किया करती थी। और जब मरे उनके हस्बैंड तो उस वक्त शी वॉज यंग विडो। तो पूरे ग्वालियर को अपनी बहुत समझा करती थी। हर बंदा मुझे बुआ जी कहेगा, कहते भी थे लोग बाग। हस्बैंड जिंदा थे तो बहुत इज्जत हुआ करती थी, हस्बैंड मर गए तब भी इज्जत थी। लेकिन फिर वक्त बदल गया, बंदों के बच्चे हो गए, वो क्यों कहेंगे बुआ जी, वो क्यों मानेंगे आपको? बदल गया, वो नहीं बदले, घर में उनकी वही हुकूमत रही। तो उसकी वजह से जो है उनने बदलने से इनकार कर दिया। ऐसे ही मेरे पेरेंट्स ने बदलने से इनकार कर दिया अपने आप को, खुद को। तो वो बिल्कुल वैसे के वैसे रहे, बिल्कुल वैसे के वैसे रहे। और मेरे जन्म के बाद भी आप जब बच्चे होते हैं तो आप सीधे सीधे परिवार के संस्कार ही लेते हैं, आपको अंतिम वही लगते हैं। तो मैंने भी वही लिए। लेकिन शायद मैं, अगेन वही बात आती, पिछला जन्म होगा शायद। मैं, मेरे 7 जन्म में कोई आर्टिस्ट पैदा नहीं हुआ, मैं तो आर्टिस्ट था और बड़ा विद्रोही था। आपने ऐसे क्यों कहा, मैं प्रतिरोध किया करता था बात का, बुआ की बात का, पिताजी की बात का। बहुत जल्दी में हाथ से निकल गया था, लेकिन संस्कार पड़ चुके थे। आप हाथ से निकल गए थे उनके, लेकिन संस्कार पड़ चुके थे आपके अंदर। तो प्रतिरोध भी करता था, तो फिर भी जो संस्कार तो थे वो वाले पेरेंट्स के जो होते हैं, पैतृक जो होते हैं, क्या कहते हैं इनहेरिटेड बिहेवियर। हाँ, राइट, वो था, वो कुछ तो होता है। हाँ, तो वो छुड़ाने में भी जो टाइम लगता है ना, हाँ, बिल्कुल लगता है सर। तो वो छुड़ाने में बहुत टाइम लग गया। वो इतना छुड़ाने में टाइम लग गया कि कुछ कहने की नहीं। जब तक ग्वालियर में रहा मैं, तब तक तो बिल्कुल नहीं छूटा। वही तेर मेर की बातें करना, ये ऐसा है वैसा है, ये हमारे घर में हुआ करता था। मेरे अंदर भी आया कि ये ऐसा है वैसा है, ये बात बिना किसी तुक की बातें करना। कोई उकसा नहीं रहा मुझे, मेरी मिजाज में है कि वो गलत है, वो सही है, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, ऐसा करके बात करना और करते जाना। और वो बातें सामने वाले तक पहुंचती थी, सामने वाला इंप्रेशन पड़ता था कि बड़ा गंदा आदमी है। वो गंदी हरकतें थी, वो बिचिंग करना, कौशमिक करना, गंदी हरकत होगी ना। तो वो था, वो बहुत बहुत किया मैंने। फिर मालूम पड़ा, एहसास हुआ कि यार ये गलत कर रहे हो आप। फिर भी आप, वही तो पैतृक संस्कार वही होते हैं जिनके बारे में आप जानते हैं ये गलत संस्कार है, लेकिन आप निकाल नहीं पा रहे हैं इनको। संस्कार इतने डीप होते हैं कि आपको मालूम है कि गलत है, लेकिन आप निकाल नहीं पा रहे उसको। उसके लिए टाइम चाहिए आपको, टाइम लगा उसके लिए, उस संस्कारों को घुलने के लिए टाइम लगा। बिल्कुल नई जिंदगी जब तक मैंने अडेप्ट नहीं कर ली, बिल्कुल नई जिंदगी अडेप्ट नहीं कर ली। आज की तारीख में जो है मेरे घर में जो माहौल है उसमें, और मेरे घर में जो माहौल था 40 साल पहले, उसमें बहुत परिवर्तन है यार। हमारे यहाँ कुछ बातें नहीं होती। अगर 2 लोगों ने आपस में गलती की है तो दोनों लोग एक्सेप्टेड होंगे। हो सकता है ये सही कह रहा हो सकता है दोनों बंदों के, ऐसा नहीं कि इसने कह दिया तो हाँ वो सारी गलत है, वो बंदा गलत है, बंदी गलत है। दोनों बोलते हैं कि हाँ आओ बैठो, बात करो, समझदारी से, सहजता से बात करो, दोनों का पक्ष सुनते हैं। तो निर्णय हम इतनी आसानी से नहीं देते आज की तारीख में। दूसरे बंदे के बारे में बात करना कि जो है वो बंदा कैसा है, हेल्पफुल है कि नहीं, मतलब अपनी मर्जी से ये बोलना कि यार वो चालाक बंदा है, ये खामखा की बात होती है। हाँ, खामखा की बात होती है। फिर भी हम करते हैं,
संस्कार होते हैं। हाँ, वो गलत बंदा है, आप होते कौन गलत बोलने वाले उसको, क्योंकि संस्कार होते हैं। हम गुलाम होते हैं संस्कारों के, संस्कार गुलाम होते हैं, छूट नहीं पाते उनसे। इसमें सर पूरा स्टेप बाय स्टेप लगा होगा, मतलब ये तो नहीं यार, स्टेप नहीं लगे, वो वक्त था, वक्त से बड़ा स्टेप था, बड़ा स्टेप था। उसको मैं डिफाइन नहीं कर सकता किस वक्त हुआ ये, तो अच्छा। होता गया लगातार लगातार होता गया। और आज सबसे अधिक खुशी में इसी बात से हूँ, मतलब आज तो बहुत दिनों बाद, इतनी लंबी चौड़ी बात, बहुत दिनों बाद क्या मतलब पहली बार बात हो रही है इसी विषय में, इतनी लंबी बात, कि सबसे बड़ा सेंस ऑफ अचीवमेंट मेरी ज़िंदगी में यही है कि मैंने उन चीज़ों को कुरेद के अलग कर दिया। और कई लोग हैं जो मुझे अब भी वैसा ही मानते हैं, तो पहले से जानते हैं। हाँ, अब वो लोग बेवकूफ़ लगते हैं मुझे। ऐसे कई लोग बड़े बड़े एक्टर्स हैं हाँ, जो बोलते हैं कि तुम वही हो जो पहले थे। अब मैं उन पर हंस देता हूँ, मैं कहता हूँ तुम गलत हो, तुम चेंज एक्सेप्टेड नहीं है तुम्हें, तुम चेंज करो अपने आप को। अगला बंदा तो चेंज हो गया, तुम वही लकीर के फकीर बन के बैठे हो कि नहीं यार ये तो बिल्कुल वैसे ही बंदा है जैसे पहले था। तुम चेंज करो अपने आप को। ऐसे हैं कई लोग हैं जो जिनके दिमाग में वही इंप्रेशन है कि वैसा बंदा हूँ। मैं तो बहुत बदल गया यार। पूरी जर्नी रहती है सर लाइफ। हाँ, जर्नी रहती है यार, बहुत लंबी जर्नी रहती है। जैसे ही समझने लगता है कि अब पकड़ में समझने आ रहा लगता है। हाँ, बस ये समझने लगता है वाला कांड है। हाँ। सब नहीं समझते लोग, नहीं समझ में आता। 99% लोग नहीं समझते। अब मुझे मालूम है कि जिस नोट पर मरूंगा उस नोट पर जो है मैं अगले जन्म में, जैसे कि बड़ा अनपीसफुल बर्थ था मेरा। हाँ, मैं जिस नोट पर हुआ था पैदा, बड़ा अनपीसफुल बर्थ था मेरा। अब अगले नोट पर जहाँ पैदा होऊंगा वहाँ पर थोड़ी पीस होगी, हाँ, वहाँ पर थोड़ा पीसफुल नोट होगा कि हाँ भाई अपने जानने वाले होंगे, पेरेंट्स भी अपने जानने वाले होंगे। कई बार पेरेंट्स अपने जानने वाले नहीं होते। मेरे पेरेंट्स जानने वाले नहीं थे मेरे। अच्छा, पेरेंट्स बड़े अजनबी थे मेरे से। ये आपको इस बात का एहसास है? हाँ, मेरे पेरेंट्स कभी मेरे दोस्त नहीं रहे। मतलब मेरे पेरेंट्स कभी मुझे जानते हैं ऐसा कोई वक्तव्य नहीं आया उनकी तरफ से, या ऐसी कोई कोशिश नहीं हुई। तो जन्मों जन्मों का साथ नहीं था उनसे? नहीं था। किसी से था जीवन में, कोई किसी से मिलके ऐसा लगा? था। हाँ, थे। एक थे मेरा राहुल गांधी है दोस्त जो है, उससे मुझे लगता है कि जो मैं काफ़ी पहले से जानता हूँ उसको मैं। एक अंजनी उपाध्याय करके थी, मेरे दोस्त की बड़ी बहन थी ग्वालियर में, बड़ी रिस्पेक्टफुल थी, आज भी हैं। उनको लगता है कि मैं बहुत पहले से जानता हूँ। प्रिया को बहुत पहले जानता हूँ। ऐसे हैं। तो पेरेंट्स से इतना परिचय नहीं था मेरा। अगले जन्म में मेरा पेरेंट्स से परिचय होगा, जो मुझे समझेंगे, सही वक्त में समझेंगे कि हाँ ये क्या करना चाहता है, क्या बनना चाहते हो। मेरे अंदर आर्टिस्टिक स्ट्रीक्स तो रहेंगे। इतना मैंने काम किया है, तो वो आर्टिस्टिक स्ट्रीक्स को बढ़ावा देंगे, मुझे लगता है ऐसा। अभी माहौल वैसा नहीं होगा जैसा इस जन्म में था। इंटरेस्टिंग। माहौल वैसा नहीं होगा जैसे कि इस जन्म में था। इस जन्म में जितना घुटा हुआ था मैं, संकीर्ण था मैं, दबाव था हर तरफ से। तुम वो मत बनो जो तुम बनना चाहते हो। ये दिल्ली आने के बाद भी था सर ये दबाव, या वो छोड़ के आए थे दबाव? छोड़ के आए थे। हाँ, तो मतलब पहले 20 साल ये दबाव था। 20 साल बाद। उसके बाद तो कुछ शिकस्त रही नहीं होगी कोई उनकी? नहीं, उसके बाद तो फिर रिबेल हो गया था मैं। इतना रिबेल हो गया था कि फिर वो बहुत खराब मौत मरे। हाँ, अकेले? पिताजी बुआ जी दोनों खराब मौत मरे। आई वॉज अ बैड सन। कोई बेटा और नहीं था घर में? नहीं। अच्छा। आई वॉज अ बैड सन, आई कुडंट परफॉर्म माई ड्यूटीज टुवर्ड्स देम। हाँ, उसका रिग्रेट वगैरह कुछ रहता है वो? मतलब होता है यार। आप क्या मतलब आप जिंदगी भर बदला ही लेते रहोगे क्या? आपने हमारे साथ ऐसा किया तो किया, अब ठीक है, आप भी तो समझ, आप बड़े हो गए ना, तो आप क्षमा कर दो, आप माफ़ी दे दो। अब वो बूढ़े हो चुके हैं। बूढ़ा होना क्या होता है मैं आजकल महसूस कर पा रहा हूँ। जब से जो है शरीर शिथिल हुआ है, मतलब उतना एक्टिव नहीं रहा है, बैंड के समय थकान आ जाती है, मतलब एज क्या होती है मैं जान पा रहा हूँ। और इससे आगे एज होगी तो, और वो तो बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली, तो यार मतलब मिडिल क्लास फैमिली तो इतना सपाट दोपहर होती है, सपाट शाम होती है, सपाट सुबह होती है। एक चाय मिल जाए, बस एक चाय मिल जाए, शाम को टीवी मिल जाए, सोने को बिस्तर मिल जाए, सुबह साइकिल उठाएं चले जाएं ऑफिस में। इतना सपाट होता है कुछ कहने की नहीं। मिडिल क्लास फैमिली तो हमारे पिताजी की वही थी, मिडिल क्लास फैमिली, मिडिल क्लास लाइफ, कुछ भी रोमांच नहीं था।
उत्तेजना थी नहीं, एक्साइटमेंट था ही नहीं। तो वो जिंदगी थोड़ी जी है, वो जिंदगी हमने नहीं जी। मेरे तो रोज नए आइडियाज़ हैं, मैं आज दिन कैसे काटना है मेरा, आज प्रखर से मिलना, ये आइडिया था, आज सुबह से था कि मैं आज एक नया बंदा मिलेगा, नए तरीके से बात करूंगा, नई बातें होंगी, नामालूम क्या बातें होंगी। तुम्हारे वीडियोस देखे थे मैंने, तो मुझे लगा था कि एक नया इंटरेक्शन होगा, ये थ्रिल की बात है सुबह से लेकर शाम तक। अभी जाऊंगा एक इंटरेक्शन है एनएसडी में, ये थ्रिल की बात है। पिताजी की जिंदगी में कोई थ्रिल, पिताजी की अधिकतर लोगों की जिंदगी में कोई थ्रिल नहीं होती। ऑफिस जाते हैं, आ जाते हैं, टीवी देखते हैं, चाय पीते हैं, सो जाते हैं। हसीयत क्या मतलब आपके, वो पत्नी होती है, सेक्स हो गया, ठीक है, बढ़िया बात, वो तो जरूरत होती है, थ्रिल नहीं होती। वो थ्रिल होनी बड़ी ज़रूरी है। अपने आप को रोज़ खोज पाना बहुत ज़रूरी है, रोज़ री इन्वेंट करना बहुत ज़रूरी है। वो जो मैंने खासा किया, वही है सेंस ऑफ अचीवमेंट। री इन्वेंट करते 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 मैं आज जो है मतलब इतना इन्वेंट कर चुका हूँ कि यार पीयूष मिश्रा अब मुझे थोड़ा बहुत साफ नज़र आता है। थोड़ा बहुत ही सिर्फ। हाँ, अब तो स्काई इज द लिमिट ना, वो तो अपनी पर्सनालिटी को पूरा तरह पाना, तो स्काई इज द लिमिट। आप बहुत ही बुले हो जाएंगे, आप मर भी जाएं तब भी हो सकता है नहीं पा पाए, तो फिर बुद्धि पा पाते हैं। हाँ हाँ, सही बात, सही बात। वो अलग बात है, वो अलग जर्नी है, वही जर्नी है एक्चुअली, जर्नी वही है। हाँ, अभी हम मैच्योर हैं, जर्नी वही है। हाँ, जर्नी वही उसी तरफ निकल पड़े। सच तो वही है सर, सच तो वही। शांति में बैठ के पता तो लगता है कि ये सब तो शोर है, ये तो बहकावा सा है, कुछ हम यहाँ वहाँ डोल आते हैं अपना, हाँ, पर बातें कराते हैं अपने आप को इधर उधर मुंह मार के ना, ताकि देखना ना पड़े अंदर भीतर कुछ तो है अंदर की। अकेलापन जो है बहुत बड़ी चीज़ होती है। मतलब आपके जो बंदा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लोनलीनेस एंड बीइंग लोनर। हाँ, बीइंग ए लोनर, लोनलीनेस इज ए अभिशाप, लोनलीनेस इज लाइक कर्स, और बीइंग ए लोनर इज गिफ्ट। जो बात समझ गया, वो मेरी हिंदी पढ़ते हो? हाँ हाँ बिल्कुल सर, इतनी थोड़ी बहुत तो पढ़ लेते हैं। तो मेरी नावल पढ़ो, ऑटोबायोग्राफीज है, जो पीयूष में तेरी औकात क्या है वाली। औकात क्या है, हिंदी में भी अंग्रेजी में भी। अच्छा, तो वो जो है बीइंग ए लोनर जो होता है ना, कि आपके मतलब बीइंग ए लोनर, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं एक्चुअली, किसी बंदे को किसी की भी ज़रूरत नहीं है। हर बंदा ज़बरदस्ती दिखावा करता है कि मेरे माँ है, बाप है, ये है, वो है। एक्चुअली ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली आप अकेले, और जाओगे भी अकेले ही, आप आए भी अकेले ही हो। तो उड़ी हुई चीज़ें हैं कि हम, ये हमारा दोस्त है, ये है, वो है। हकीकत में ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत स्टार्क रियलिटी जो है, वो आप अकेले ही हो। अकेले एंजॉय करना जिन सीख गए। आजकल मैं बहुत एंजॉय करता हूँ अकेले, और बहुत ताकतवर भी महसूस करता हूँ। बॉडी तो नहीं, बॉडी तो थक गई है अब, मैं बहुत ताकतवर महसूस करता हूँ अकेले करता। मेरे को ऐसा लग रहा है सर कि मेरे पिताजी भी आपकी उम्र के ही हैं सर, 62 63, ठीक है। और मेरी शादी हो गई, मेरी बहन की भी हो जाएगी। करियर पापा ने पूरा नाप लिया, खूब नाम कमा लिया, बच्चों को भी बड़ा होते देख लिया। अच्छा, उनका भी है कि उनको अपने काम में भी इतना मजा आता है कि वो आपकी तरह भी ठहर के ये नहीं कह रहे कि यार अब जो होता है वो होता रहेगा। उनको अभी भी वो प्लानिंग, अभी भी वो लगा हुआ है। पर एक रिफ्लेक्टिव पोजीशन आ जाती होगी कि अच्छा ठीक है, काफ़ी ज़िंदगी का हिस्सा जिया और अपने तरीके से जिया, और उसमें अपना रंग डाल के जिया, अब क्या? इस टाइप के सवाल भी आते होंगे सर? हाँ यार, आते होंगे ना। अब क्या? हाँ, कि अगले 20-25 साल क्या करना है। नहीं, मैं तो उससे भी आगे के सवाल आते हैं। मर जाएंगे तब क्या करेंगे? उसके बाद क्या करेंगे? होता होगा कुछ ना कुछ तो होता होगा। ऐसे खामखा जिंदगी नहीं मिलती है आपको कि आप पैदा हो गए, मर गए, मरने के बाद में कुछ तो होता होगा बॉस, कहीं तो जाते होंगे। ऐसे कैसे, मतलब आपके बिल्कुल ही कहीं नहीं से आ रहे हैं और कहीं नहीं चले गए, क्या मतलब है? तो क्या लगता है आपको, कहाँ जाते हो? ये मालूम नहीं, मैं खोज रहा हूँ उस बात को, खोजता हूँ उस बात को। मैं सवाल पूछता हूँ अपने आप से, बहुत सवाल पूछता हूँ अपने आप से। मेरे लेफ्टिस्ट फ्रेंड्स को बिल्कुल पसंद नहीं था ये कि जो ये सवाल ही फिजूल है। अब जैसे जावेद अख्तर है, अब वो मानते नहीं ईश्वर को, वो तो नास्तिक हैं, और उनकी इज्जत भी करता हूँ मैं कि हाँ भाई ये अपनी बात कहते हैं। लेकिन मेरे अंदर ये सवाल आता है कि यार कहीं नहीं तो नहीं जा सकते ना हम, डार्कनेस में तो डार्कनेस से आ रहे हैं, डार्कनेस में चले गए, ये तो ज़िंदगी का मतलब नहीं हो सकता।
तो ऐसे साक्ष्य मिले हैं लोगों को, जो है मतलब ऐसे सबूत मिले हैं जहाँ पर लोगों ने जिया है ज़िंदगी, इसके बाद में ज़िंदगी जी है, उसके बाद की ज़िंदगी के भी सबूत मिले हैं लोगों के कि जो है ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। और मेरे हिसाब से भी जो है पूरी साइंस लगाने के बाद में, साइंस अप्लाई करने के बाद में भी जो है ये जवाब ही मिलता है कि ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती, इसके आगे चलती रहती है। हाँ, ये ज़रूर है कि साइंस को कुछ नहीं पता क्या होता है। कुछ नहीं पता क्या होता, ये शायद साइंस ही गलत है। ये साइंस को नहीं पता, इस साइंस को नहीं पता। हाँ उसकी साइंस अलग है। हाँ उसके लिए आपको वेदांत में जाना पड़ेगा। हाँ उसके लिए आपको अलग ही तरीके का अध्यात्म, जो अलग फलसफा अध्यात्म जो है ना, वो अलग ही साइंस है। हाँ वो अलग साइंस है। वो जो है राजयोग जो है अलग ही साइंस है। विवेकानंद जिसके बारे में बात किया करते थे कि राजयोग की बात करते हैं, उनकी किताब पढ़ो, वो जो शिकागो के लेक्चर्स हैं 1893 में दिए गए हैं, तो वो जो है उसमें 3 किताबें हैं, भक्ति और वेदांत और कर्मयोग और राजयोग में वो ही टॉक्स अबाउट ऑल दीज थिंग्स कि क्या करें, इसके बाद में क्या करें, आफ्टर लाइफ के बारे में, आफ्टर लाइफ के बारे में बहुत सारी, आफ्टर लाइफ के बारे में, इसी ज़िंदगी के बारे में, इसी ज़िंदगी में रहते हुए क्या करें, ऐसी कई एक सारी चीज़ें बात की उन्होंने, बहुत ऑथेंटिक बात की। हम करने की हिम्मत नहीं होती हमारी, इतनी बड़ी चीज़ हम कैसे कर जाएंगे। तो वो भी जो है वो है। एक दफ़ा सर जब मैं कॉलेज में था, एक हमारे प्रोफेसर होते थे, उनकी मेरे को क्लास लेने का अवसर मिला। वो एक लॉयर होते थे और बहुत नामी लॉयर होते थे न्यूयॉर्क में। उनका बड़ा तगड़ा वो था कि ये तो ऐसे लॉयर है, ये वैसे लॉयर है, इतना कि उनका नाम कोमोडो रख दिया गया था, कोमोडो ड्रैगन के ऊपर। और वो एक क्लास पढ़ाते थे जिसका नाम था रीइंकार्नेशन एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें वो आफ्टर लाइफ या एंड ऑफ वर्ल्ड से लेके AI और ये सब चीज़ों को इंक्लूड करके एक पूरा लेक्चर दिया करते थे। वो लेक्चर भी क्या होता था, पार्टिसिपेटिव डिस्कशन होता था। और वो एक कहानी सुनाते थे कि एक बार उनको एक ऐसा सपना आया जिस सपने में वो देखते हैं कि एक रिवर है, उस रिवर पे वो बोटिंग कर रहे हैं और सामने एक पहाड़ है। और वो सपना उनके दिमाग में छपा रह गया। एक दफ़ा वो किसी आर्ट म्यूजियम में थे, उन्होंने वो सेम चित्र वहाँ देखा, तो वो उस आर्टिस्ट से पूछा ये चित्र किसका है, तो उन्होंने बताया ये एक पुराना आदमी था, यांगसे रिवर, चाइना, ये वो। और वो सडनली इंटरेस्ट हो गए री इनकारनेशन और रीबर्थ वाले फिनोमेना में, और उन्होंने सारी रिसर्च पढ़नी शुरू करी। और हमें उस क्लास में हर तरीके की रिसर्च की, कोई आदमी कोमा में है पर वो कॉन्शियस है से लेके किसी आदमी का रीबर्थ हुआ है, वो अपनी पुरानी ज़िंदगी याद कर सकता है, उस सबकी साइंटिफिक स्टडीज़ पढ़ाई गई। और उसको देखने के बाद आपको लगता है कि यार मतलब एटलीस्ट 100 डॉक्यूमेंटेड केसेस हैं रीबर्थ के, जिनको अपनी पुरानी कहानी तथ्य तक याद है। इंडिया टीवी पे तो वैसे ही हर 4 दिन में आज से 15 साल पहले न्यूज़ आ जाया करती थी कि इसको अपना पुराना जीवन याद है। कुछ तो है सर, कुछ तो है। हम जिस चीज़ वो जो चीज़ घटती नहीं हमारे सामने ना, उसको हम चमत्कार मान लेते हैं एक्चुअली कि मिरेकल है। मिरेकल एक्चुअली मिरेकल कुछ नहीं होते। मिरेकल खाली ये है कि हमें समझ नहीं आया, वी कांट अंडरस्टैंड मिरेकल्स, तो हम उसे चमत्कार मान लेते हैं कि मिरेकल हो गया, ये जो है मैं समझ नहीं पाया उसको। मिरेकल्स भी होते हैं, मिरेकल्स भी इस दुनिया में होते हैं यार, इस दुनिया में होते हैं। इसका मतलब ये है कि मिरेकल्स जो है इस दुनिया में होते हैं, कोई करता है, किसी के द्वारा होते हैं, तो उसका मतलब ये है कि वो सत्य होते हैं, सच होते हैं मिरेकल्स। अब कई एक बार हमने ये जो है आप देखते हो हठयोग में वो बंदा जो कांच तोड़ के खा रहा है, ट्यूबलाइट तोड़ के खा रहा है, दांत से गाड़ी खींच रहा है, अब हम मान लेते हैं कि चमक गया है या चमत्कार है। अरे कर तो रहा है बाबा, तुम्हारे सामने कर रहा है, कैसे बोल रहे चमत्कार है, कर रहा है, तुम्हारे सामने कर रहा है, इंसान ही कर रहा है, तो ये कुछ और फोर्स लग रही है। मतलब ये तुम्हारे जो जितनी इंद्रिय हैं इसके अलावा तीसरा सेंस लग रहा है, कोई और चीज़ लग रही है, कोई और ताकत है, कोई और चीज़ है, कोई और प्लेन। मुझे लकवा मार गया था एक्चुअली राइट हैंड साइड को जो है। अच्छा। हाँ, मैं अमेरिका गया था 2009 में गुलाल आई थी। हाँ। 2009 में मैं अमेरिका गया था, तो प्लेन में पड़ गया था। अच्छा। और वहाँ जाके जो है वो 48 घंटे तक मैं समझ नहीं पाया, ना मेरी फैमिली समझ पाई कि क्या पंगा क्या है। ब्रेन स्ट्रोक था। अच्छा। तो ब्रेन स्ट्रोक था और वो अरे वो मंगवा दो यार। अच्छा, एक कुछ थूकने के लिए मंगा दो सर? नहीं। अच्छा सिगरेट। हाँ। अच्छा सिगरेट बाद में पी लेंगे। अच्छा एक सिगरेट मंगवा दो। एक सिगरेट मंगवा दो। उसको बोलना डिब्बा ले आया क्लासिक माइल्ड का। तो अरे डिब्बा नहीं यार, एक ही काफ़ी है। अच्छा एक ही काफ़ी है, मंगवा दो। तो वो हो गया यार, तो मैं हो गया, तो वहाँ डॉक्टर्स ने न्यूयॉर्क में 3 दिन पड़ा रहा हॉस्पिटल में, और बाहर निकला तो पूरा ये राइट हैंड साइड पूरा फेस भी अरे टेढ़ा हो गया था।
और पूरा मतलब आपके में तो जंग लग गया, मतलब मैं चल फिर नहीं पा रहा, बहुत मुश्किल से चल पा रहा, बात नहीं कर पा रहा, ऐसा कुछ हुआ। हाँ तो फिर जो थेरेपिस्ट आई उसने बताया कि उन्होंने कहा कि इट्स नॉट अ माइनर थिंग, इट्स अ मेजर स्ट्रोक। हाँ। आप कभी एक्टिंग नहीं कर पाओगे, कभी बोल नहीं पाओगे, गा नहीं पाओगे, ये सब चीज़ें होगा आपके साथ में, तो बी प्रिपेयर्ड मेंटली फॉर इट। अच्छा। मेरी तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई थी सुन के कि मैं अब क्या करूँगा, एक्टिंग नहीं कर पाऊँगा तो। हाँ तो आदमी का क्रच ही गया सर, जो जीवन से जिस चीज़ के लिए जी रहे थे, हाँ तो वो हुआ। उसके बाद में जो है विशाल मेरा दोस्त है भारद्वाज, करीब यहाँ आने की जो है, यहाँ आया तो उसने अलग से टेस्ट करवाया मेरा कोकिलाबेन में, तो वहाँ पर भी वहाँ पर जो है मालूम पड़ा कि 99% आप बच तो गए, मर गए थे आप बच गए किस तरीके से। तो विशाल ने कहा, मैंने कहा एक्चुअली आने के बाद में मैं अनुराग, विशाल ने इनवाइट किया था मैं डिनर पे, तो वहाँ पर जो है बैठे थे, तो मैंने हल्की सी बियर पी ली, तो ये पूरा लड़खड़ाहट होने लगी ये इस एरिया में। अच्छा। मैं ठीक नहीं हुआ था इसका मतलब। तो विशाल ने फिर मुझे बताया कि यार ये तू एक काम कर, अब कुछ भी नहीं हो सकता इसका। तो ये जो है क्या था वो गोरेगांव मेडिकल सेंटर है, वहाँ पर उसने कहा कि तू कौन सी भूल रहा हूँ मैं क्या लिए तू, वो मैडम थी वो जो है आपके मतलब फिजियोथेरेपी? अरे फिजियोथेरेपी नहीं यार, वो नाम ही भूल गया, बताओ कि कौन सी वो ले, मतलब वो सामने बैठ के हाथ से जो कुछ किया करती थी। अच्छा, क्या मुंह कुछ से और हाथ से कुछ रेकी वगैरह किया करती? रेकी जैसी कुछ नाम भूल जाए। अच्छा ठीक है, मैं रेंज समझ गया, मतलब वो कोई हीलिंग प्रैक्टिस है? हीलिंग प्रैक्टिस थी। हाँ। तो हुआ, हाँ। तो किया उन्होंने 1 महीने बाद मैं जो है आपके चंबला चंगा था। क्या बात कर रहे हो? अच्छा, मतलब ये इस तरीके की हीलिंग प्रैक्टिस है? इस तरह की हीलिंग प्रैक्टिस। तो विशाल ने बोला कि इसका मतलब ये है कि कुछ एक, वो भी नहीं मानता भगवान वगैरह को, तो उसने कहा कि जो है हम कुछ एक ऐसी एनर्जीज होती हैं जिनको हम नहीं जानते, हमारे आसपास रहती हैं तो हम जानते नहीं हैं उनको, वो अदृश्य रहती हैं, मतलब हमारे रेंज में नहीं रहती, लेकिन रहती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। वरना तू तो मतलब मर गया था, बिल्कुल ख़त्म हो गया था। और तब से लेकर अब तक जो है मैं भला चंगा हूँ। मैंने उसके बाद मेजर परफॉर्मेंसेज अपने पिंक हो गया या तेरे बिन लादेन हो गया या हैप्पी भाग जाएगी या ये सब जो बाद में किया मैंने, अच्छा खासा बाद में बैंड बनाया, सब कुछ किया मैंने। तो उसने कहा कि इसका मतलब ये है कि ये कुछ एक एनर्जीज हैं, कुछ एक एनर्जीज को मैं भी नहीं समझ पाता। रेखा दीदी, रेखा क्या नाम था उनका, एक और नाम ही भूल गया उनका, मैडम का। तो वो मेडिकल सेंटर में उसको मेडिकल साइंस माना भी नहीं जाता जो करती हैं वो। अच्छा। हाँ, अच्छा, करती हैं उसको मेडिकल साइंस माना भी नहीं जाता। मतलब थोड़ा और डिस्क्राइब कर सकते हो सर क्या होता है एग्जैक्टली? अरे यार, बड़ा इंटरेस्ट बन गया है। हाँ। मैं लिटा दिया करती थी मुझे यार, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, मैं क्या बताऊँ तुम्हें, अरे दिमाग खराब। अच्छा। वो जो है सामने बैठ के जो है मुंह से और हाथ से और ऐसा कुछ करके जो है छूती भी नहीं थी, तो वो करती थी यार। तो मैं कई बार तो मैं सो भी जाया करता था। उन्होंने कहा आप सो जाओ, कोई टेंशन नहीं, आप रहो यहाँ पर। वो ये हुआ यार, ये कारगर साबित हुआ, ये हो गया। तो मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ। नॉमिनल चार्जेस थे उसके, कुछ भी नहीं था, मतलब पैसे तो लगते नहीं थे उसके, बहुत मामूली से वो था। मेरा सर लाइफ में 2 दफ़ा ही किसी रेकी प्रैक्टिशनर से मुलाकात हुई है, और मैं भी ना, एक जवानी का सर जोश होता है, अब आदमी भगवान में जवानी में इतनी जल्दी मानता नहीं है। एटलीस्ट मेरी जो जनरेशन थी ना, हम लोग वी आर पोस्ट 9/11। आप ग्लोबल जो कॉन्वर्सेशन है वो ये है कि रिलीजन के वजह से ये हो जाता है, वो हो जाता है। हम लोग बड़े एथियस्ट बड़े हुए, तो हमारा वो हायर एनर्जी वाला फंडा, अच्छा साइंस इज प्रोग्रेसिंग, तो आपको सब चीज़ें साइंस एक्सप्लेन करके दे रहा है, बिग बैंग है जी, एवोल्यूशन है जी। दोनों बार इतने फिनोमिनल एक्सपीरियंसेस हुए हैं कि मेरे को नहीं पता मैं उन्हें अपने रियलिटी के मैप में कहाँ प्लेस करूँ। कि एक दफ़ा मैं ऑरोविल में था, पौंडीचेरी के पास, और मेरे को एक आदमी ऐसे ही एक चाय की टपरी में मिला, उसने बताया मैं रेकी करता हूँ, तो आप आना, मेरा सेंटर यहीं पे है ऑरोविल में। मैं गया और मैं सो गया, सो जाता है आदमी, लेटा हुआ है, 2-2.5 घंटे उसने
शुरू में ही बिना छुए मेरे को बता दिया कि आपका जो राइट वाला फुट है उसका जो मसल है वो बहुत ज़्यादा टाइट है, और इसके कारण, क्योंकि मैं 15-20 दिन से चले जा रहा था वॉक में, किसी टूर पे था, मैं 2 घंटे बाद उठा और ऐसा लग रहा था कुछ 5 साल जवान हो गया हूँ। इतनी एनर्जी पूरी बॉडी में, जो बॉडी के पेन मेरी बैक का, मेरे सर का बिल्कुल गायब। और मैं कह रहा हूँ ये कि मैं किसको समझाऊं, कौन मानेगा, ये हो गया है। उसने ही डिड नॉट इवन टच मी, वो ऊपर से ही कुछ ऐसा 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 करते रहा। एक जो दूसरी रेकी प्रैक्टिशनर है वो मेरी दोस्त है, वो तो इंडियन भी नहीं है, पता नहीं कैसे, बट कभी अगर मस्कुलर लेवल पे भी मेरे को दर्द होता है, वो अपना हाथ ऐसे रखती है, सर कुछ फील होता है। और मैं हर बार हंसता हूँ उसकी बात पे कि तू ये क्या कर रही है, बट इट इज सो स्ट्रेंज। वो कहती मेरे को नहीं पता, मेरे को गिफ्ट है, मेरे को नहीं पता, मेरे को गिफ्ट है बस। एंड आई डोंट नो व्हाट टू मेक ऑफ दीज थिंग्स। वही यार समझ नहीं पाते हम, है ना? होती है चीज़ें, होती हैं, मतलब एग्जिस्ट करती हैं। मतलब ये कि कोई और प्लेन है, एक और प्लेन है। हम जिस प्लेन पे रहते हैं ना, कुत्ते जैसे सुन सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें सुन सकते हैं, कान उनके बड़े शार्प होते हैं, वो ऐसी बातें भी सुन सकते हैं जो कई बार कहा जाता है कि वो जो है मतलब इस लोक के अलावा उस लोक की बातें सुन सकते हैं। मतलब जो आवाज़ें हम सुन नहीं सकते, जो साउंड्स हम सुन नहीं सकते, वो कुत्ते जो है आपके दे आर एबल टू हियर इट। तो ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं, क्या डिस्कस नहीं किया जा सकता इनको, खाली आप महसूस कर सकते हैं, इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आप इच्छा है तो है। इसको सर चमत्कार से ज़्यादा मैं ऐसे समझता हूँ कि ना, साइंस क्योंकि मेजरमेंट बेस्ड फ़लसफ़ा है, फिलॉसफी है, तो वो फिजिकल बॉडी तो मैप आउट कर लेगा, पर जो दिमाग की ताकत है ना, उसको वो प्लेसिबो कह के राइट ऑफ कर देता है कि यार ये तो तुम्हारे दिमाग में हुआ, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। अगर एक आदमी चीनी की गोली खा के 20% आदमी उसकी बीमारी, उसका बुखार, उसका कैंसर ठीक हो जाता है, अगर ट्रायल्स में, कैंसर तो खैर बड़ी बात हो गई, तो वो शुगर की गोली में जो दिमाग का मिश्रण मिला है ना, जिसके कारण वो ठीक हो जाता है, उसमें कुछ जादू है। और ये चीज़ मेरे को पता है, आप विपश्यना आप भी करते हो, पर जब मैं विपश्यना करने 2-4 बार गया, तब आदमी देखता है कि यार मैं सुबह तक तो ऐसा टूटा फूटा बिल्कुल बुखारित था, और दोपहर आई, पता नहीं क्या मन में ऐसा म्यूजिक बजा कि यार बिल्कुल ठीक लग रहा है। ये कौन सी ताकत है? सिर्फ मन की ऐसी कौन सी ताकत है ना? और वहां से मेरा दिमाग थोड़ा खुलना शुरू हुआ कि बहुत बड़ा हिस्सा है मेरे जीवन का जो मैं नहीं समझता, और उसके लिए शायद भगवान एज अ मेटाफर, एज अ लिटरेरी डिवाइस बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक कोई चीज़, एक कोई हायर पावर हो, एक कोई हायर पावर। मैं भी था, मैं अल्कोहल एडिक्ट था, तो मुझे जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस है, हाँ, उसने बतलाया कि जो है मतलब आपके कुछ नहीं करना, मतलब एक बड़ी पावर पे, जो कि भगवान मानो ना मानो, भगवान है कि नहीं है, ये गोली मारो आपके, मतलब कौन है वो, विष्णु है या कृष्ण है या गॉड है या अल्लाह है, गोली मारो। एक हायर पावर बिलीव करो, एक हायर पावर को मानना पड़ेगा कि जो है मतलब वो मालूम पड़ा कि जो है वो 2 ऑफ द प्रेसिडेंट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वेर अल्कोहलिक। वो आज की तारीख में देर एथिस्ट, बिलीव किया उन्होंने, उससे ठीक हो गया उनका अल्कोहलिज्म ठीक हो गया। अल्कोहलिज्म तो वो चीज़ है जो कि जिसकी इलाज नहीं है डॉक्टर के पास में। अगर अल्कोहलिज्म हो जाता आपको, अगर शराब पी रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन आप अल्कोहलिक हो गए हैं, वो क्या बाउंड्री होती है? वो कोई चीज़ होती है यार, जब आप सरपास कर जाते हैं तो वो एक मेंटल एलर्जी होती है। हाँ, कि आप बिना शराब के रह नहीं सकते, आपको चाहिए। अच्छा। और अगर आप पी चुके हैं, हाँ, तो बॉडी एलर्जी होती है कि जो अब आपको पूरा चाहिए। पूरा मतलब पूरी चाहिए, जब तक आप टली ना गिर ना जाए। अच्छा, आप बीच में नहीं रुक सकते? बीच में रुक सकते। तो अच्छा। वो जो है अल्कोहलिज्म, वो बाउंड्री होती है, वो अल्कोहलिज्म, और अल्कोहलिज्म लाइलाज है। अच्छा, जो उनके पास में अगर आप कभी समझ जाओ, वरना जो अल्कोहलिज्म लाइलाज है, डॉक्टर्स के पास कोई इलाज नहीं है अल्कोहल का। अच्छा, डेली अल्कोहल पीना अल्कोहलिज्म नहीं होती? नहीं, पर डेली अल्कोहल पीने से अल्कोहलिज्म हो जाती होगी? हो सकता है। अच्छा, हो सकता है, नहीं अच्छा, नहीं भी हो सकता है। ऐसे भी लोग हैं जो पता नहीं सालों से पी रहे हैं, 3-4 पैक पी रहे हैं और कोई टेंशन नहीं है उनको, लेकिन पता नहीं एक कोई धागा है जिसको आप तोड़ देते हो, एक कोई हद है जिसको आप पार कर जाते हो, तो उसके बाद में फिर आप जो है फिर वो 2 ही इसके वो हैं, या तो अर्ली डेथ आपकी, या फिर स्लो मेंटल डिटेरियोरेशन, पागलपन, धीमे धीमे पागलपन। तो वही जो है वो ड्रग्स वाला मामला ही है उसका। तो वो जो था वो उसके भी इलाज है। मतलब वो कहते हैं कि प्रेयर, अब कैसे बोल रहे हैं किसी को प्रेयर करो, मतलब वो शराब पी रहा है, दुखी है, प्रेयर करने के लिए तो और बहुत शांत दिमाग चाहिए ना आपको। तो अपने सारे के सारे जो है डिफाइलमेंट्स, जो आपने जो गलतियाँ की हैं, वो कागज़ पे लिख लो और किसी को सुना दो, बहुत दो टूक, बहुत ही दूर, नग्न होके, बिल्कुल नग्न होके, नंगे होके आप जो है 2 टूक कागज़ पे लिख लो
और मैंने ये किया था और इसके प्रति किया था और अपराध ये था मेरा, और करते 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 वो उससे ठीक हो जाता है यार, उससे ठीक हो जाता है। वो है 4 स्टेप 5 स्टेप, उसमें बाकायदा मैंशनड है कि लिखना और फिर बताना, तो उससे ठीक हो जाता है। ठीक हुआ है लोगों का, और लोग बाग रनी हैं, लोग बाग मतलब इतने थैंकफुल हैं। गॉड नाम लेते हैं आज की तारीख में, वो लोग भगवान का नाम लेते हैं। पहले कौन है भगवान साला, अब जो है भगवान का नाम लेते हैं। वो इंटरेस्टिंग। भगवान नहीं, हायर पावर का नाम लेते हैं। हाँ चलो ठीक है, जिसको जो शब्द दे दे वो, हाँ कंसेप्चुअली सेम है। हाँ आपको पता है सर वो क्या हद रही होगी आपके लिए कहाँ की कि वो शराब पीते पीते जो पार हो जाती है? नहीं पता लगता वो कौन सा दिन, वो कौन सा वर्ष, वो कौन सा अवसर, नहीं पता लगता। स्लोली हो जाता है। अच्छा बस एकदम हो जाता है। उसके बाद अब ये है, लक्षण ये है कि जो आप बिना शराब के रह नहीं सकते। यू नीड अल्कोहल 24 आवर्स, अच्छा सुबह से ही राउंड द क्लॉक आपको जो शराब चाहिए। और ऐसा क्या दुख होता है सर जो, क्योंकि मेरा मानना ये है जनरली कंपल्सिव बिहेवियर्स के पीछे ना एक ऐसी चीज़ होती है, उसको आदमी देखना नहीं चाहता। शांति से अगर वो बैठ के उसको देख लेगा, वही तो बोल रहा हूँ मैं। वो स्टेप्स जो बताए हैं, वो थेरेप्टिकल जो हैं, हाँ 2 टूक बतला, 2 टूक लिख लो। आपने जितना बुरा किया लोगों का, 2 टूक लिख लो। इतनी लंबी लिस्ट होती होगी सर वो तो? अरे 1 महीने के अंदर पूरी हो जाती होगी। अच्छा याद भी आ जाते हैं सर सारी क्या क्या गलतियां करी हैं? अकेले बैठ के तो आपको याद नहीं हो तो किसको याद होगा यार? हाँ, सही बात है, याद सही होगा बात आपको कि आप क्या करके आए हो। आप बताते नहीं हो किसी को, ये जो गंदे फैक्ट्स हैं हम बताते नहीं किसी को, हाँ तो अंदर कैद हो जाते हैं। और ये उसमें 1% भी ये मत करो कि इसने हमारा ये बुरा किया। आपने किसका क्या बुरा किया? अगर बुरे से बुरे कर्म में भी आपका कसूर क्या था, हाँ तो वो कसूर जो है लिख के ड्रॉ कर लो जिसके प्रति किया था। और उसके बाद में अगर एक स्टेप, वो भी 8 स्टेप 9 स्टेप पीछे जाके से सॉरी। अच्छा सॉरी मतलब ऐसी भी हो सकती है, किसी लड़की को आपने धोखा दिया हो, किसी से बहुत पैसे मारे हों, तो वो जो है शराब पी के तो हम बहुत बदतमीजी करके आते हैं लोगों के साथ में। हाँ तो मैंने ऐसे लोगों से माफ़ी मांगी कि जो बेचारे खुद भूल चुके थे कि ये हमारा बुरा करके गया है, हमारे साथ ये करके गया है, तो वो खुद भूल चुके थे। लेकिन इसलिए लिखना बुला है। अगर आप वैसे याद करोगे तो नहीं आएंगे, आप लिखने बैठोगे तो आपको बहुत सारी बातें याद आ जाएंगी। इंटरेस्टिंग। तो याद किया तो लिखा, तो वही है। शराब पीने के पीछे भी जो कारण, वैसे मतलब अध्यात्म तो बोलता है कि जो आपके पिछले जन्म से आती है। आप पिछले जन्म में अल्कोहलिक थे, उस नोट पर छूटे थे, तो इस जन्म में भी आप अल्कोहलिक हो गए। तो मैं तो उस बात को मानता हूँ। मुझे अपनी पहली शराब याद है। हाँ पहली शराब जब मैंने पी थी इस जन्म में, तो मैं उल्टा हो गया था। पहली बार पीने के साथ ही मैं उल्टा हो गया था, अनाप शनाप तरीके। किस जन्म में मतलब? इस जन्म में इस जन्म में जो पहली बार पी थी, कब पी थी? 20-21 साल के हो गए? ज़्यादा नहीं, ज़्यादा था, 30 के था मैं। अच्छा 30 के थे। उल्टा हो गया था। हाँ उल्टा मतलब कि मजा ही आ गया था? मजा मतलब गिर पड़ा था। अच्छा मतलब गिर पड़े थे। हाँ होश खो बैठा था। कहाँ, दिल्ली में भी थी? नहीं, ग्वालियर में। अच्छा, तो होश खो बैठा था। और क्या पिया था पहली बार? विस्की? पहली बार बियर पी थी, विस्की पी थी, तो विस्की से जो है ये हुआ। तो और अच्छा क्या लगा पी के? अच्छा या शराब पी के अच्छा ही लगता है सबको? नहीं सर, सबको नहीं फ्रैंकली। मतलब जैसे, मतलब सर मैं ना पी पाता हूँ थोड़ी बहुत, मेरे को नहीं मज़ा आता। मेरे को ना जो मेरे दिमाग में शराब की कोडिंग ऐसी है कि अगला दिन जो खराब होना है ना, वो मेरे से टॉलरेट ही नहीं होता। हाँ, तो कुछ लोग होते हैं जो शराबी नहीं होते। हाँ आपके अंदर वो, तुम्हारे अंदर नहीं होगा वो, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसे लोग भी होते हैं। सबके अपने वाइसेस भी रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। पर मैं सिर्फ समझ आता हूँ एग्जैक्टली क्या वो, कि एक कंट्रोल जो लूज होता है, कि अब एक समा थोड़ा धीमा धीमा चलने लगता है, क्या एग्जैक्टली क्या रहता है? हाँ, मतलब आपके यू फील एट पीस। मतलब सुबह से लेकर शाम तक आप 50 चक्करों में घूमे हो, अब दिमाग फंसा हुआ है आपका। आप शाम को 1 पैग लगाते हो तो आपके अंदर शांति आ जाती है। राइट। लेकिन 1 पैग लगाओ तो 1 पैग 2 पैग 3 पैग हो जाए तो बड़ी बात। इसके बाद में बढ़ती जाएगी तो जो है फिर वो बायोलॉजिकली हार्मफुल। हाँ राइट। तो बायोलॉजिकली हार्मफुल वो हम सोचते नहीं, वो हमारे दिमाग से निकल जाता है कि हार्मफुल है। पीस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग फ्रेजिंग फॉर दैट, क्योंकि एक वो लाइन है कि एडिक्शन इज लो लेवल सर्च फॉर गॉड, ऑल एडिक्शंस आर लो लेवल सर्चेस ऑफ गॉड। एक्चुअली है। हाँ, एक्चुअली है। कि ढूंढ आदमी शांति रहा है। एक्चुअली है। अल्कोहलिक्स जो है बेसिकली जो है स्पिरिट कहते हैं ना, स्पिरिचुअल। स्पिरिट से स्पिरिचुअल बना है। स्पिरिट है जो है, ये जो स्पिरिट जो पीते हैं
वो बेसिकली स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तलाश में है। तो वो है, वो भी निकल गया, वही फेज था। कब अल्कोहलिक एनोनिमस कब आपने खत्म किया पूरा कोर्स? कोर्स नहीं होता वो मतलब 12 स्टेप प्रोग्राम जो रहता है इनका, प्रोग्राम है, मीटिंग्स होती हैं, आप करते रहो, आप जिंदगी। अच्छा, वो आगे भी करते रहो, बट आपने बंद कब किया पीना? पूरी तरह से बंद नहीं किया मैंने। अच्छा, बट अल्कोहलिज्म खत्म हो गया? ऐसा नहीं अल्कोहलिज्म रहता है, मतलब मालूम नहीं अल्कोहलिज्म था या नहीं, मैं हार्ड ड्रिंकर था या खाली हार्ड ड्रिंकर भी होते हैं उसमें जो बहुत पीते हैं लेकिन अल्कोहलिक नहीं होते। अच्छा, बहुत पीते हैं लेकिन अल्कोहलिक नहीं होते। हाँ, तो अल्कोहलिज्म एक चीज़ होती है, इसको समझाना बड़ा मुश्किल है। अल्कोहलिज्म तो बड़ी खतरनाक चीज़ होती है, बड़ी खतरनाक चीज़ होती तो यू स्टिल एंजॉय योर ड्रिंक वंस इन अ व्हाइल? है। तीन, अच्छा, बट यू हैव अ लिमिट नाउ कि 3 ही पीनी, उससे ज़्यादा नहीं, और अब रुक भी जाती है वहाँ पे? अब रुक जाती है। अच्छा, तो ये है बातचीत। हाँ सर, मैं सोचता हूँ, मेरा मानना ये है कि अगर आदमी को अपनी आर्ट को समझने का और सिंपल तरीका ये भी हो सकता है कि अगर आदमी को अपने स्पिरिचुअल इनसाइड को एक्सप्रेस करने को नहीं मिलता, जो जनरली आदमी वैसे कला के थ्रू करता है, किसी भी टाइप की कला हो, तो वो यहाँ वहाँ एडिक्टिव बिहेवियर्स में कहीं ना कहीं फंसता भी नहीं है सर, कोऑप्शन रहता है। क्योंकि ऐसा कौन सा आर्टिस्ट है जिसका कोई ना कोई एडिक्टिव बिहेवियर नहीं होता, जिसके साथ ही उसकी आर्ट एक वियर्ड तरीके से निकल रही होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये ग्लोरीफाई करो, ये अच्छी बात है, पर ऐसा रहता है जनरली स्पीकिंग। ऐसा रहता है। हाँ, बॉम्बे का कल्चर ऐसा है, दिल्ली का कल्चर ऐसा है सर, हर जगह कल्चर ऐसा है। हर जगह का कल्चर ऐसा है। तो कुछ तो एसोसिएशन रहता है, कंपल्शन रहती है एक आर्टिस्ट में, और उसका एक्सप्रेशन बड़ा ज़रूरी है। आप पहले मेरे को उसकी थिएटर की भी बात कर रहे थे और लेफ्टिज्म की भी बात कर रहे थे। मेरे को ऐसा लगता है सर, थिएटर की ना ये दुर्दशा है कि उसको लेफ्टिज्म कोऑप्ट करना पड़ता है, क्योंकि अगर पैसे नहीं है तो किसी तरीके से तो आप सेंस मेक करोगे ना कि मैं इतना अच्छा आर्ट कर रहा हूँ। मेरे कुछ फॉर्मेटिव एक्सपीरियंसेस हैं मंडी हाउस में थिएटर जाने के, क्योंकि मेरे पिताजी को शौक था, तो हमने भी 2 4 5, और कोई बड़ी बात नहीं, मैंने आपको कभी थिएटर में भी देखा हो होश संभालने से पहले, क्योंकि 7 8 साल का रहा हूँ मैं। और एक मेरे को याद है, कौआ चला हंस की चाल करके प्ले देखा था, वो बड़ा फनी प्ले था। उस टाइम की मूवी से भी ज़्यादा मेरे को हंसी आई होगी उस प्ले में, जितनी मूवीज़ में भी नहीं आती थी। NSD में मंडी हाउस में था सर, पता नहीं कौन से हॉल में था, बिल्कुल मेरे को वो हॉल की सिचुएशन याद है। मेरे को याद है। हाँ, 89 की बात होगी मेरे ख्याल से। नहीं सर, तब तक तो मैं 96 तो मैं पैदा ही हूँ। अच्छा। हाँ, मतलब ये मैंने बहुत बाद में देखा है, 2007-06 के आसपास देखा होगा। पर knowing that there is no money for that kind of an art is probably frustrating on some level. हाँ यार, होता है, लेकिन हम जो है, मतलब ये होता है, ऐसा होता है, लेकिन ऐसा होता है जानते हुए हम आप थिएटर में आते हैं, हमको मालूम है कि पैसा नहीं मिलेगा, हम ये जानते हैं। इसके बाद वी डोंट हैव एनी रीज़न टू कंप्लेन। आप आए क्यों? आप जाते सिनेमा में आपने ज्वाइन नहीं किया, आप थिएटर ज्वाइन किया, और क्यों नहीं जाते सिनेमा में सर? ऑब्वियस नेक्स्ट स्टेप नहीं है वो, मतलब नेक्स्ट स्टेप है। पहला स्टेप दम निकल जाती है, वहाँ बम्बे जाएंगे बिना किसी तैयारी के, किससे बात करेंगे, क्या करेंगे, कैसे अपने एक्टिंग प्रोग्रेस दिखाएंगे, ये सब होता है, दिमाग में होता है, तो नहीं जाते हम लोग। तो बेहतर ये है कि नाम कमा के थोड़ा जाए। बेहतर ये है कि नाम कमा के, थोड़ा सीख के, जान के। दुनिया में जितने बेहतर एक्टर्स हैं सब थिएटर से आए हैं। स्टेट्स ऑफ अमेरिका में और यूरोप में तो ये चलन है कि जो है, मतलब वो अब भी थिएटर करते हैं, अभी थिएटर करते हैं। यहाँ पे थोड़ा अलग भी है, यहाँ पे एक वो थोड़ा बॉक्स ऑफिस एंगल भी आ जाता है। यहाँ पर बहुत ही अलग बॉक्स ऑफिस एंगल है। इसके अलावा जो है पता नहीं क्या हाइट है और चेहरा है तो आप बन सकते हो एक्टर्स। तो यहाँ पर तो अलग ही चीज़ है, यहाँ अलग चीज़ है। फ्रस्ट्रेशन भी होता है इस बात को देखे कि एक्टिंग हो रही, वो मान रहे हैं कि एक्टिंग हो रही है, अब एक्टिंग के नाम पर कुछ तो भी हो रहा है, और वो एक्टर को पद्मश्री भी मिल रहा है कि हाँ भाई ये बहुत बड़ा एक्टर है, इसको पद्मश्री मिल रहा है, इसको भारत रत्न मिल रहा है, और वो एक्टर है ही नहीं। तो चुप रहते हैं। मतलब हिंदुस्तान में ऐसी चीज़ें होती हैं, हमारे नेशन में होती हैं कि आप कुछ नहीं है, आप बहुत कुछ बन गए दुनिया की निगाह में, और जो बहुत कुछ था वो कुछ नहीं बना। तो जो बहुत कुछ था कुछ नहीं बना, वो बेचारा जो है, मतलब अपने आप को कोसता है, या तो एक्सप्रेस कुड़ जाता है, या तो वो अपना कड़वा बनता है, कड़वा हो जाता है, लेकिन एक्सेप्ट कर लेता है कि ऐसा मैं गलत जगह पैदा हो गया, मैं किसी और जगह पैदा होता तो बात अलग थी। तो ऐसा भी होता है। एक स्टार कल्चर है सर, मेरे को लगता है सिनेमा के साथ, और वो इसलिए क्योंकि इन फैक्ट आई विल मेक पीस विद द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री व्हेन आई सी इट एज अ बिजनेस। अगर मैं उसको आर्ट की तरह देखूंगा ना, तो मैं शायद साल में एक ही बार खुश हो पाऊंगा। अगर बिजनेस की तरह देखूंगा तो समझ आ जाएगा कि इसलिए इस तरीके से होता है। ऐसा ही है शायद, मेरे ख्याल से ऐसा ही।
दो टूक बात में ऐसा ही ऐसा ही। आजकल की पिक्चरों को लेके आपका क्या विचार है? देखते हो आप कुछ? जाता नहीं जा ही नहीं। बहुत दिनों बाद धुरंधर देखी मैंने। कैसी लगी? मेरे को तो अच्छी लगी है। मेरे को भी बहुत अच्छी लगी। तो लोगों ने वो कहा तो मैंने देखी। इससे पहले मैंने वो कौन सी बैटल ऑफ इसको शाहपैन की पिक्चर आई ना, शाहपैन की जो पिक्चर आई ना, वो बैटल ऑफ देखियो। बैटल ऑफ अच्छा, शॉन पेन की कोई मूवी है बैटल ऑफ समथिंग, वो देखिए देखी थी मैंने अच्छा पहले। ये देखी थी। उसके अलावा ऐसी बहुत पिक्चरें देखता नहीं हूँ। अच्छा, आप पढ़ने का ज़्यादा शौक रखते हो क्या? पढ़ता भी हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ता। अच्छा, अब तो यार किसी का भी शौक नहीं है। मतलब अब तो काम मिल जाता है तो कर लेता हूँ, नहीं मिलता है तो बैठा रहता हूँ अपने आराम से। टीवी देखते हो बैठ के? क्या करते हो? बचना बहुत करता हूँ। अच्छा, अभी भी करते हो अरे क्या? अभी तो करता हूँ मैं। अच्छा अभी तो करता हूँ। तो उसने बचा रखा है मेरे को। अच्छा, उसने बचा रखा है, उसने काफ़ी हद तक बचा रखा है। इसका क्या अर्थ है सर, उसने बचा रखा है का? मतलब यार शरीर में चेतना रहती है, लगातार शरीर तरंगित रहता है, करंट रहता है शरीर में। हाँ, बोर नहीं होते आप बोर नहीं होता इस मेजर। हाँ मेजर हैं, आप बोर हो जाते हो, वरना आप तो किसी न किसी चीज़ में रमे रहते हो। आप लगातार सोचते रहते हो कि मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा। हाँ, तो इसके जवाब मिलते रहते हैं। कई बार मिलते रहते हैं, कई बार नहीं मिलते हैं, गुमराह भी होते रहते हैं। खराब भी होते रहते हैं। लेकिन चलो अच्छी बात है, क्रिएटिव प्रोसेस है वो। हाँ अच्छी बात है ना, आप किसी चीज़ में तो लगे हुए हो। हाँ, और ये छोटी मोटी बातों पर ध्यान नहीं जाता। मतलब किसी ने मेरे बारे में कुछ बोल दिया, किसी ने मेरे बारे में बिचिंग कर दी, ये छोटी मोटी बातें जो है ये अब ख़त्म हो गई हैं। अच्छा, हाँ, उससे जो है ख़त्म हो जाती हैं। उससे जो है क्रेविंग और एवर्शन दोनों ख़त्म हो जाते हैं। ये शराब में भी जो मेजर मुझे फ़ायदा हुआ है, क्रेविंग ख़त्म हो गई है, ख़त्म सी हो रही है। अच्छा, उससे क्रेविंग और एवर्जन दोनों जो है, एक्स्ट्रा अत्यधिक प्यार और अत्यधिक घृणा, हाँ ये दोनों चीज़ों में जो है बहुत राहत मिलती है विपश्यना से। हाँ। तो कितने साल से कर रहे हो आप? ये जब ये हुआ था, स्ट्रोक हुआ था 2009 2009 में ये हुआ था। 2010 में मैंने ज्वाइन कर लिया था विपश्यना। अच्छा, तो अब आपको 16 साल लगातार आप कितनी बार जा चुके हो सर ये 10 दिन वाले? नहीं, एक ही बार जाना पड़ता है आपको। अच्छा, आप एक बार जाने के बाद अब आप करते रहते हो? करते रहो आप। अच्छा करते अच्छा रहो। अच्छा जाने अच्छा, से आप कुछ घर पे मेंटेन करते रहते हो? घर में ही करना चाहिए। हाँ। पर अब जा सको तो बहुत बड़ी बात है। हाँ हाँ हाँ। लेकिन जाने की जरूरत नहीं है। जाने की भी जरूरत नहीं है। आप घर में ऐसा डिसिप्लिन साध लो कि जो आप घर में करते रह सको, हाँ। तो होती है। और इसमें और राजयोग में क्या फ़र्क है सर? एक ही बात है। अच्छा, एक ही बात है, सेम चेतना ऑब्जर्व करते रहो। हाँ, मतलब वो लोग सनातनी थे। मतलब राजयोग जिन्होंने प्रपोंड किया था, हाँ योगा, ये तमाम जो सनातन धर्म से आया है जी। और ये बौद्ध धर्म से आया है। हाँ, तो खास फर्क नहीं है दोनों में। अच्छा, खाली लैंग्वेज चेंज हो गई, पाली लैंग्वेज हो गई है। हाँ जी। अदरवाइज जो है वही बुद्ध ने कहा है, वही जो है विवेकानंद ने कहा है। अच्छा तो वही चीज़ करेंगे। ये सेक्ट बन गए अलग अलग। अच्छा। बुद्धिज्म जो लोगों ने अधिक फॉलो किया, क्योंकि सनातन धर्म बहुत पुराना पड़ गया था। हाँ और बुद्धिज्म जो है, और बुद्धिज्म के जो है एक मतलब महापुरुष जो सामने थे आपके, गौतम बुद्ध, वो थे यहाँ पर। आपने हाड़ मास में देखा था उनको। मतलब अवतार की आप चिंता नहीं करते कि कौन अवतार पुरुष है, आपने देखा है इस बंदे को। हाँ ये निर्वाण पाया हुआ बंदा है, एक बंदा। हाँ। तो आप कह सकते हैं कि ये पॉसिबल है, इट इज़ पॉसिबल। ये जो चीज़ बोल रहे हैं हम, ये पॉसिबल है। एक बंदा इसको पा चुका है। तो साक्ष्य हैं उसके, मतलब सामने साक्ष्य हैं उसके कि हाड़ मास का बंदा था 2000 साल पहले जिसने निर्वाण पाया था। तो वो था। इंटरेस्टिंग। आपने ओशो वगैरह काफ़ी पढ़ा सर? पढ़ा मैंने, हाँ नहीं मजा आया? पढ़ा मैंने। ही वेरी गुड ओरेटर। हाँ अच्छा था। मतलब मज़ा नहीं आया ऐसी बात नहीं बोलूँगा, मज़ा आया। लेकिन आप बैठो बैठो, मैं पीछे कर दूंगा। हाँ वो जो है मतलब ऐसा कुछ नहीं कि जो है मैं उन्हें आइडल मान लूँ। अच्छा अच्छा, हाँ मुझे अच्छा लगा यार। अच्छा, मेरे ख्याल से ज़िंदगी में हर बंदे को सुनना चाहिए। हर बंदे को, ऐसे बेवकूफ़ होते हैं बंदे जो सिर्फ अपनी बात सुनते हैं। हर बंदे को सुनना चाहिए। हर बंदे के पास में कुछ ना कुछ है। हर बंदे के पास में कुछ ना कुछ है। हर बंदे के पास से आप लगातार का चाहो ना, कुछ ना कुछ मिल सकता है आपको। तो ये बोलना कि मैं वो ये है, वो साला ऐसा चूतिया है, बेवकूफ़ है, वो क्या जानता है, ऐसी बात नहीं। आपसे बेहतर भी जानते हैं, बदतर भी जानते हैं लोग। तो आप सुनते रहिए लगातार। आपको पसंद नहीं आया तो आप मना कर नेक्स्ट दीजिए। चैनल। हाँ हाँ। लेकिन ऐसा क्या कि जो है मतलब वो मैं जो बोल रहा हूँ वही सत्य है, तो ये इसमें जो है फंस जाते हैं लोग।
बड़ा गंभीर इंटरव्यू हो गया तुम्हारा, हैं? सर मैं इंटरव्यू तो कर ही नहीं पाता, इंटरव्यू तो मेरे को करना आता ही नहीं, मेरे से हो ही नहीं पाता बहुत वो। मजे की बातें करने आया था, बातें पता ही कहाँ चली गई। मस्ती करनी है सर, मस्ती कर लेते हैं। मेरे को पता है सर, वैसे मस्ती मस्ती में एक बात आपसे पूछनी थी। जो आपका वो एक बड़ा फेमस मीम हो गया था ना कि याद आएगी सिगरेट आई, क्या हुआ था सर उस टाइम पे? वो क्या कहानी है वो, आपको पता है ना? वो आप जो ललन टॉप वाले नहीं इंटरव्यू नहीं, है। उसने ऐसी मेरी टीचर, मेरे उसमें जो है मेरे एक प्रेम संबंध का जिक्र है, हाँ टीचर से हुआ था जो मेरा। अच्छा, टीचर से ही हो गया था? हम उम्र थी कि नहीं थी? अरे 25 साल की थी, मैं 14 साल का था। और इतना गहरा प्रेम संबंध हो गया था? यार उस वक्त तो हो गया था, उस वक्त जो है मतलब क्यूरोसिटी भी थी, औरत की बॉडी कैसे होती है, ये सब जो बिल्कुल जवान होते हैं ना आप, तो 14-15 साल में ये हार्मोन्स फूटते हैं आपके, बिल्कुल। तो आपके अंदर बहुत सारी क्यूरोसिटी होती है, जिज्ञासाएं होती हैं। तो वो मैथ्स की टीचर थी हमारी ग्वालियर में। ग्वालियर में, हाँ। और हो गया था मेरा संबंध। तो नहीं, और उनको पता था? उनको भी हो गया था। उनको भी हो गया था आपसे? उनको भी हो गया था। वो कर्ज करा करती थी कि काश तुम जो है मतलब आपके 10 साल बड़े होते। 10 साल बड़े होते, ऐसा ऐसा हो गया था। बड़ा क्या बात कर रहे हो आप? अच्छा। फिर वो रुका कैसे? रुका नहीं, ट्रांसफर चली गई वो। अच्छा, वो ट्रांसफर हो गया उनका? केरल की थी वो। और उनकी शादी हो रखी थी? उसी के बाद एकदम बाद हो गई। अच्छा, फिर उन्होंने कर धनबाद लिया। ही हुई शादी उनकी, धनबाद थी हुई, फिर उसके बाद बैंगलोर चली गई वो। आजकल बच्चे बड़े होंगे, उनकी भी शादी हो गई। अच्छा। तो वही सीन था। तो उस वक्त वही बात चल रही थी सौरभ से कि तभी उसी वक्त मेरे को सिगरेट की तलब लगी थी। तो मैंने कहा कि हम सिगरेट पी सकते हैं कि यहाँ पर? हाँ। तो उसने कहा कि आप चलो तो ब्रेक लेते हैं, नीचे चल के पीते हैं। मैंने कहा ब्रेक नहीं, अब चल रहा है तो चलने दो। तो उसने पूछ लिया कि जो है मतलब आपको याद आई या सिगरेट काफी फेमस मीम है वो। हाँ सोशल मीडिया का तरीका अपना अलग है ऑपरेट करने का, किस बात पे फंसता है सोशल मीडिया किसी को नहीं पता। हाँ, तो यही था यार, यही था। अच्छा हुआ, लेकिन ये अच्छी हुआ ये बातें मेरे ख्याल से किसी इंटरेक्शन में तो कही नहीं मैंने। हाँ। और इतने डिटेल में तफसील से सुनने वाला भी कोई, पेशेंस से सुनने वाला भी कोई नहीं मिला। किसी को इंटरेस्ट भी नहीं इन बातों में। क्यों कहीं मैंने ये बातें, ये मुझे मालूम नहीं। आप बाद में सोचोगे कि ये बातें कहीं? नहीं सोचूंगा नहीं। अच्छा। बल्कि हल्का ही लग रहा है मुझे। हल्का लग रहा है। खाली हो गया, ये बातें कह के खाली हो गया। हर आदमी का रवैया अलग होता है सर। जो थोड़े स्पेशली फेम वाले बिजनेस में रहते हैं ना, ज़्यादातर मैंने देखा है वो दिल हल्का कर जाते हैं मेरे सामने, फिर उनको बाद में लगता है कि मैंने क्यों कहा। और मैं समझता हूँ थोड़ा भारत का माहौल ऐसा है कि कोई बात अगर उल्टी चली जाए तो लोगों के दिमाग में रहती है ये। पर आपको हल्का लगा, ये जान के बड़ी खुशी हुई। हाँ नहीं तुम वो बाकी तुम अपना देखोगे कहाँ काटना है कहाँ नहीं काटना है। जो आपत्तिजनक है, मेरे ख्याल से आपत्तिजनक कुछ भी नहीं बोला है मैंने। कुछ नहीं सर। अगर ऐसा लगे कहानी सुनाई है किसी इसमें को, क्या हाँ किसी को प्रॉब्लम हो तो वो काट देना, कोई टेंशन नहीं। अभी तक तो ऐसी, क्योंकि मौज मस्ती में निकलती हैं बदतमीजियाँ, मौज मस्ती में ऐसी बातें निकलती हैं कि जो है काट दो उसको, ये कर दो। हाँ। तो मौज मस्ती तो की नहीं है हमने आज तो बहुत ही गहरी बातें की हैं हमने। तो किसी कोई बात की वजह हो ना हो सर, एक बात तो ज़रूर है कि ना, जिस मिलियू में, जिस ग्रुप ऑफ पीपल में, जिस एज, जिस जनरेशन में बड़ा हुआ ना, आप अपने आप को कैसे भी देखते हो, हम आपको एक तरीके से देखते हैं। और मेरे को पता है वो आपकी जो ऑटोबायोग्राफी है, इट इज़ काइंड ऑफ अ नेगेशन टू दैट, कि आप बताना चाहते हो कि मेरी औकात क्या है उसके थ्रू। पर एज अ पोएट, क्योंकि सर कवि इतने मशहूर होते नहीं आज के ज़माने में। इफ़ यू लुक एट, मतलब मेरी जनरेशन में कवियों का रूप हो गया हिप हॉप आर्टिस्ट। उनको जिनको कवि मानना है वो मानते हैं, जिनको नहीं मानना वो नहीं मानते। वरना कहाँ अब कविताएं लिखी जाती है, कहाँ फ़लसफ़ों की बातें करी जाती है। तो आपसे ये जानने में तो बहुत मज़ा आया कि आदमी रिफ्लेक्ट करके अपने जीवन को किस तरीके से देखता है और उसमें क्या समझता है क्या नहीं समझता है। घर की मुर्गी दाल बराबर होती है ना, मैं ये बात घर पे भी कर सकता हूँ अपने माँ बाप से, पर उनकी बातें तो बचपन से सुन रहा हूँ, तो वो उस तरीके से नहीं चमकती। और ये सेम चीज़ ऑडियंस के साथ भी है कि एक बार आदमी किसी को देखता है कि अच्छा ऐसे सोचा जाता है अपने अतीत के बारे में। जवानी में तो अतीत का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। मैं समझता हूँ कि अब जब मैं 30 का हो जाऊँगा कुछ अगले 2-4 दिनों में, तो 10 साल का अतीत है मेरे पीछे। 20 साल की उम्र में तो कोई अतीत था ही नहीं, बचपन ही था, नशा ही था, एक तरीके की जो बचपन की मूर्खता रहती है वो ही थी। बड़ा तो मैं हुआ ही 20 पे, और अब मेरे पास 10 साल हैं जिनको सोच के देख सकता हूँ। तो कहता हूँ, कभी फोटो देख लेता हूँ 2016 की, कि अभी से ही पता लग रहा है तुम बड़े हो रहे हो। चेहरा थोड़ा ब्रॉड हो जाता है, एक दाढ़ी सी आ जाती है, थोड़ा ये सब हो जाता है। फिर मैं सोचता हूँ कि अगले 30 साल तो बहुत लंबा वक्त है। फिर मैं ये भी देखता हूँ कि लोग कहते हैं वो 30 साल कहाँ बीत गए पता नहीं चला। तो ना एक जो सेल्फ जर्नी रहती है लाइफ की, बियॉन्ड द करियर, बियॉन्ड द मनी, बियॉन्ड द फेम, बियॉन्ड वट एवर एल्स माइट कम,
उस पे क्लैरिटी या एक क्लैरिटी का सिम्टम्स आने लगता है कि अच्छा हाँ इंटरेस्टिंग। और मैंने ये सीखा है सर कि सबसे ज़्यादा जो कीमती चीज़ रह जाती है ना सब कमाने के बाद, वो वक्त ही रह जाता है। लोग मुड़ के कहते यही हैं कि तू चल 2 पैसे फालतू ले ले, 4-5 साल एक्स्ट्रा दे दे, उसका एक टेस्ट रहता है लोगों में। बड़ा इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल स्टेट होता है रिफ्लेक्शन मेरे हिसाब से, और एक किसी अपने से बड़े आदमी से वो रिफ्लेक्शन निकलवा पाना ना बहुत इनरिचिंग होता है आपके लिए। मतलब मैं इस कॉन्वर्सेशन के बारे में पूरा दिन सोचूंगा, मेरे को पता है मेरे दिमाग में 100 बातें चलेंगी कि हाँ, मतलब मेरे को पता भी नहीं मैं क्या करूं, इसका कैसे सोचूं, बट मेरे को पता है दिस हैज़ दैट फ्लेवर टू इट। चलो अच्छी बात, चले जैसा आपको सर बताया आपको। हाँ मैं तो बड़ा मजा, अच्छा। बड़ा खाली हो गया, बड़ा हल्का सा महसूस कर रहा हूँ। अब जाके देखता हूँ कि कितना हल्का रहता है मन। हल्का ही रहेगा मेरे ख्याल से। अच्छी बातें करी हम, मौज मस्ती नहीं की ना आज, कन्वर्सेशन में मौज मस्ती नहीं की। तो ये होते यार, अगर पेरेंट्स होते तो ये लगता है कि पेरेंट्स होते तो आज मैं बड़ा सर्व करता हूँ उनको। हाँ जो है माँ जी भी है, वो भी है, सब कुछ दिखाता हूँ उनको। हाँ माँ ज़रूर जो है थोड़ा 5 साल बॉम्बे में रही मेरे साथ में, तो देहात की महिला थी वो, मेरे फ्रेंड्स हो गई हैं, मेरी फ्रेंड्स के पास जाना है शाम को घूमने, तो बड़ा अच्छा लगता था उनके मुंह से कि हमेशा जकड़ी हुई महिला हाँ वो आज खुल गई इतना बॉम्बे में आने के बाद में, मेरी फ्रेंड्स हैं। तो आज अगर होते वो रिग्रेट है, पिताजी का भी रिग्रेट है। बुआ जी भी पान तंबाकू की डेथ से मरी, मुंह में कैंसर हो गया था। पिताजी जो है ड्रग्स लेने लगे थे, ओपीएम, उससे मरे। मल्टीपल ऑर्गन फेलियर वो था, चाचा भी दोनों। चलो खैर, चलो अच्छी बात है। थैंक यू सर, चलो भाई, आपके thank you वक्त के very लिए। आपको आई होप मज़ा आया हो। कभी भी आपको बात करनी हो आप कभी भी आ सकते हो सर। चल डायरेक्ट, थैंक यू। चल भाई, थैंक यू। थैंक यू। आओ कितना